हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी रसायन विज्ञान अध्याय 4 कार्बन तथा इसके यौगिक के 1 शॉट का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आपको वह सभी प्रश्न करवाए जाएंगे जो 2025 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है या फिर पूछे जा सकते हैं। अगर आप रसायन, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान सभी के नोट्स चाहते हो तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप इसके नोट्स को डाउनलोड कर पाओगे और देख पाओगे बिल्कुल फ्री में। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला टॉपिक कार्बन है। हम कार्बन के बारे में जान लेते हैं। कार्बन होता क्या है। कार्बन जो होता है, इसका प्रतीक जो होता है कार्बन का, वह जो है C होता है। कार्बन को हम जो है C से लेते हैं। कार्बन जो है यह आवर्त सारणी के आवर्त 2 का तत्व है। कार्बन किसका तत्व है? आवर्त सारणी के आवर्त 2 का तत्व है। और इसका स्थान जो है वर्ग की अगर हम बात करें तो वर्ग 14 के अंतर्गत जो है यह तत्व जो है आता है कार्बन। कार्बन का प्रतीक क्या है? C है। आवर्त 2 में इसका जो है स्थान है और वर्ग कितना है? 14 में जो है यह आता है। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है यानी एटॉमिक नंबर हम कह सकते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 होता है। और इसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो कार्बन में जो है इलेक्ट्रॉन जो है कितने होते हैं? 6 होते हैं। कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। और प्रोटॉन जो होते हैं वह भी 6 होते हैं। और न्यूट्रॉन जो होते हैं वह भी जो है कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगर हम इसके परमाणु द्रव्यमान की बात करें, अगर हम कार्बन का द्रव्यमान निकालें तो द्रव्यमान बराबर फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देंगे तो हमारी द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 और प्रोटॉन कितने हैं? 6। तो 6 और 6 मिलकर कितने हो जाते हैं? 12। यानी द्रव्यमान संख्या जो है कार्बन की कितनी होती है? 12 जो है होती है। अब हम अगर इसको प्रतीक के रूप में कैसे लिखेंगे तो C तो इसका प्रतीक होता है। जो परमाणु क्रमांक होता है वो नीचे लिखा जाता है और परमाणु भार जो होता है ऊपर लिखा जाता है। यानी 6 कार्बन 12, इस प्रकार हम जो है इसको लिखते हैं। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, आपकी कक्षा यानी कक्षा 10 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 2 और 4 होगा। क्योंकि पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह जो है 2 होंगे और जो दूसरी कक्षा होगी उसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। यानी यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके चारों तरफ बाहर वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहे होंगे। इसके नाभिक में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है होंगे, जो इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, जिसके कारण यह जो है चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो यह जो है क्या है? यह जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यदि हम ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें कार्बन 6 का तो हमारा हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p2 हो जाएगा। 1s2, 2s2 और दूसरा क्या हो जाएगा? 2p2 हो जाएगा। यह ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगर हम देखें इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या तो इसका जो है त्याग कर सकता है। ये बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके कारण यह जो है या तो क्या कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और या तो जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन जो है त्याग सकता है। तो यहाँ पर जो कार्बन है उसके नाभिक में कह सकते हैं एक तरीके से देखा जाए तो 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। बाहर इलेक्ट्रॉनों की बात की जाए तो टोटल कितने हैं? इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। यहाँ पर बाह्यतम कोश के अनुसार हमें पता चलता है यह इलेक्ट्रॉन कितने ग्रहण कर सकता है या कितने त्याग सकता है। अगर हम इसकी संयोजकता निकालें तो संयोजकता भी किसी
तत्व की अगर हम निकालते हैं तो उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को हम देखते हैं। यहाँ पर कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, अतः इसकी संयोजकता जो है कितनी होगी, 4 होगी। तो हम किसी भी तत्व की संयोजकता निकाल सकते हैं। ऐसे ही मान लेते हैं ऑक्सीजन का अगर जो माने संयोजकता निकालने के लिए, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, और बाह्यतम कोश में देखें तो फिर 2 और 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी 8 से अगर हम घटा कर लिखें तब भी जो है इसकी जो संयोजकता 2 हो जाएगी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यह जो है ग्रहण कर सकता है। जैसे हम O को लिखेंगे तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, -2 होगी, यानी O की पावर 2 माइनस ये जो है होगी। हम इस प्रकार इसकी संयोजकता को निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जाना जो कार्बन से संबंधित महत्वपूर्ण थे। पहला, कार्बन का प्रतीक क्या होता है। दूसरा, आवर्त सारणी में कार्बन का स्थान क्या होता है। तीसरा जो है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। चौथा, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होते हैं। और पांचवा, द्रव्यमान संख्या। और छठा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेवंथ वाला इसका जो पढ़ने का तरीका, यानी प्रत्येक परमाणु भार और परमाणु क्रमांक को क्या होगा। और यहाँ पर हमने इसकी 8 नंबर में इसकी संरचना को हमने देखा, और यहाँ पर हमने 9 नंबर में संयोजकता निकालना सीखा। 10 नंबर में हम कह सकते हैं कि आप बहू के सिद्धांत के अनुसार हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा। अगर आप कक्षा 11 व 12 की केमिस्ट्री लेते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट सेशन में क्लास 11th और 12th की जो है केमिस्ट्री का भी लेक्चर मिलेगा। तो हमारे इतने पॉइंट हमने कार्बन के बारे में डिस्कस किए। अब हम कार्बन से संबंधित सबसे सिंपल सी संरचना को देखते हैं, यानी कि मेथेन को देखते हैं। हम एक जो है तत्व लेंगे, CH4 लेंगे, और इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना को बनाएंगे। तो अभी हमने देखा कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या ग्रहण कर सकता है, और यह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यह जो है क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे से साझा करके जो है अष्टक पूरा कर लेगा और यह स्थायित्व की प्राप्ति कर लेगा। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन या तो जो है चाहता कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, और या तो जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। हाइड्रोजन जैसे जो छोटे तत्व हैं वो चाहते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहेगा हाइड्रोजन की हमारे बाह्यतम कोश में 2 हो जाएं। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं C। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यह अपने चारों इलेक्ट्रॉन रख देगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन का देख लेते हैं, परमाणु क्रमांक 1 होता है, यानी इसके बाह्यतम कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेगा। और ये हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन एक अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा, दूसरा हाइड्रोजन आएगा, दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा, तीसरा आएगा फिर अपना रखेगा, और चौथा आएगा अपना फिर से जो है इलेक्ट्रॉन जो है रख देगा इस प्रकार। और ये जो है हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन से कार्बन के एक से संयोग कर लेगा, और इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आप देख पाओगे एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, ये दोनों मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल जो है हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल जो है 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन था, और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन से साझा करके 2 हो गए। अब अगर हम बात करें तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनों की, तो कार्बन जो है इन सबसे साझा किया है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के होंगे। यानी कार्बन साझे का मतलब क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन युग्म जिसमें दोनों का समान अधिकार होता है, यानी जितना अधिकार जो है कार्बन का इस वाले पर है उतना ही हाइड्रोजन का है। साझे का मतलब यह होता है। अब ये जो है एक दूसरे से जो है बॉन्ड बना लेंगे, जुड़ जाएंगे, तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा ऐसे जो है यह संरचना बन जाएगी। यह जो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। तो आप यहाँ पर जो है इसकी संरचना को देखोगे तो यहाँ पर जो है H फिर से जुड़ जाएगा, ये यहाँ पर एक बॉन्ड था, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, और फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। तो यह जो है कुछ इस प्रकार इसकी संरचना हो जाएगी। यह जो है कार्बन के बारे में बेसिक था, जिसे आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। हम देखते हैं अगले टॉपिक को। अब हम देखते हैं कार्बन में आबंधन जो होता है। तो सहसंयोजी बंध का मतलब है कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। अभी हमने जो है मेथेन की संरचना को कुछ इस प्रकार जो है देखा था
जिसके ऊपर और चारों तरफ जो है हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, और ये क्या था, ये दोनों का जो है बॉन्ड था, यानी सिंगल बॉन्ड बन रहे थे। क्यों? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन जो है दोनों का साझा कर रहे थे। तो साझेदारी से जो बंध बनता है उसे जो है हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध जो है कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन का था, और दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, साझा कर रहे थे। तो यहाँ पर देखोगे फिर से साझा हो रहा है, यहाँ साझा, यहाँ पर भी साझा हो रहा। तो ये साझेदारी से जो बंध बनता था उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध जो होते हैं वह जो है 3 प्रकार के होते हैं, एकल सहसंयोजी बंध, द्विसहसंयोजी बंध और त्रिसहसंयोजी बंध। इनके कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। और एकल का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, जैसे जिनके मध्य एक बॉन्ड बनता है। द्विसहसंयोजी का मतलब है डबल बॉन्ड, और त्रिसहसंयोजी का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड, यानी जिनके मध्य 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होगा उसे हम त्रिसहसंयोजी बंध, और द्विसहसंयोजी का मतलब डबल बॉन्ड का साझा होगा, और एक का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होगा। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कितने, एक बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, जैसे आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब जोड़ा, 2 दूनी कितना हो गया, 4, और 3 का मतलब कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा था अभी जो इसकी संरचना हुई तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन युग्म। तो आपने यहाँ पर समझा कि एक युग्म में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एकल सहसंयोजी, 2 सहसंयोजी और त्रिसहसंयोजी बंध जो है होते क्या है। अब इनके हम एक एक करके एग्जाम्पल को समझेंगे। पहला है हमारा एकल सहसंयोजी बंध। इसका मतलब होता है जब 2 परमाणु परस्पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करते हैं तो उसे हम एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे एक इलेक्ट्रॉन युग्म लिखा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन की अगर हम संरचना H2 की बनाएं तो यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन है, इनके दोनों के बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों आपस में क्या करते हैं, साझा करते हैं। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साझित हो जाता है, और ये वाला हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेता है, और ये जो है आपस में बंध बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी तभी जो है H2 जो है यहाँ पर बन रहा है। H2 क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये आपस में जो है एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझा किए हुए हैं। कितने, एक इलेक्ट्रॉन युग्म। एक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भाग लेते हैं, 2 टोटल। अगला है 2 सहसंयोजी बंध। क्या होता है, द्विसहसंयोजी बंध का मतलब है कि जब 2 परमाणु परस्पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझा करते हैं, हम कह सकते हैं द्विसहसंयोजी बंध का मतलब है जब 2 परमाणु परस्पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करते हैं तो उसे जो है द्विसहसंयोजी बंध कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम जो है सबसे पहले समझ लेते हैं, और एक एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। पहले एकल सहसंयोजी का एक बार फिर से एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे लिखा हुआ है HCl हम लिख लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। यह जो है हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और जो Cl होता है इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 7 होता है। अगर आप यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर पाते हो तो हम सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं यह कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमारी कक्षा में जो निश्चित है कि ये होता ही है तो वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं, दूसरे में 8, फिर तीसरे में 8, फिर 18 और फिर 18, फिर 32 इलेक्ट्रॉन।
हमें जो है इससे ज़्यादा नहीं रखने हैं इलेक्ट्रॉन जो भी कक्षा होगी। इसलिए पहली कक्षा में आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि ये जो परमाणु क्रमांक 17 है इसके अनुसार हम करते हैं। तो पहला कितना है 2 है, तो हम 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते। दूसरे वाले में 8 रखें तो 2 8 कितना हो गया 10 हो गया, 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते तो 8 ही रखा। फिर जो है हमने बचे कितने 7 बच गए तो 7 रख लिया, तो यहाँ पर 17 हो गया। पूरा टोटल कितना हो गया 17। यहाँ पर हम चाहते तो 8 रख सकते थे, लेकिन इसका एक परमाणु क्रमांक कम है, 18 होता तो हम यहाँ पर 8 रख सकते थे, लेकिन यहाँ 17 है और इसकी संख्या पूरी हो गई परमाणु क्रमांक की, तो हम इतने पर स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो हम ऐसे इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, और जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही यहाँ पर जो है भाग लेते हैं, जिसे हम जो है साझेदारी के इलेक्ट्रॉन में प्रयोग करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के सामने रख दिया और कहा कि हमें बंध बनाना है 1। तो यहाँ पर क्लोरीन फिर से जो है अपने जो है जितने इलेक्ट्रॉन थे वो पहले जो है लिख लेते हैं इसके 1, क्योंकि 1 हाइड्रोजन ने रखा है तो 1 जो है ये क्या करेगा, ये क्लोरीन भी रख देगा। लेकिन इसके बाह्यतम कोश में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 हैं, तो हम इसके 7 इलेक्ट्रॉन पहले बना लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे 2 4 6 1 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसने 1 रखा तो ये भी जो है अपना 1 ही इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 हो गए। और ऐसे ही अब इसकी बात की जाए तो फिर क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का जुड़ गया तो कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये दोनों मिलकर जो है सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। यानी H और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो आपने इसका यहाँ पर जो है एग्जाम्पल समझा। अब हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको बताना है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है क्या होगा। एग्जाम्पल में आपको ऑक्सीजन देते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। सोडियम देते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। इसका परमाणु क्रमांक 8 और इसका 11 होता है। दूसरा हम कैल्शियम का, आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इन तीनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। द्विसहसंयोजी का मतलब है कि जब 2 परमाणु परस्पर संयोग करके 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी करते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी करेंगे तो उसे द्विसहसंयोजी बंध कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे O2 ले लेते हैं, ऑक्सीजन जो होता है वह जो है डबल बॉन्ड बनाता है। तो इसकी संरचना क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम 2 O बना लेंगे, और इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लिख लेंगे। तो बाह्यतम कोश में इसका 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पहले 2 हो गए, फिर जितने बचे 6 बचे तो 6 लिख लेते हैं, और बाह्यतम कोश के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये जो है सबसे पहले अष्टक पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो क्लोरीन के पास 7 था तो ये चाहता था 8 हो जाए, हाइड्रोजन के पास 1 था तो ये चाहता था 2 हो जाए, लेकिन इनके पास 6 हैं इलेक्ट्रॉन तो ये चाहेगा कि 8 हो जाए। यानी कि हम सबसे पहले जो है इसके इलेक्ट्रॉन को दर्शा लेते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, और 2 हम इस तरफ दर्शा देते हैं। इसके भी कुछ इस प्रकार हम बना लेते हैं। ये कितने इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, 2 आगे रख देते। अब देखेंगे यहाँ पर आप देखोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन, ये 6 हैं, 2 इसके मिल जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, यानी इस वाले कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा। ऐसे ही ये क्या करेगा, अगले वाले से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, तो इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे, और यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य जो है डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड होता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन युग्म साझा कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखोगे 1 और 1 ये 2, तो टोटल कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो 2 और 2 कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब हमारा अगला है टॉपिक त्रिसहसंयोजी बंध क्या होता है। जब 2 परमाणु परस्पर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी करते हैं तो वहाँ त्रिसहसंयोजी बंध होता है। हम कह सकते हैं जब 2 परमाणु परस्पर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी करते हैं तो उसे त्रिसहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन जो होता है इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 5 होता है। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम जो है
अगर देखें तो n को 2 बार n लिख लेते हैं, n2 है तो 2 बार n लिख लिए। अब यहाँ पर हम इसके इलेक्ट्रॉनों को दर्शाते हैं। देखो 5 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर वाले कोष में है, तो इसको कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले नाइट्रोजन से यह मांगेगा। तो यहाँ पर हम पहले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन उठाकर रख देते हैं यहाँ पर, और इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन जो है उठाकर रख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि 5 3 8 तभी दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बचे कितने, 2 2, तो 2 2 ए इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। तो टोटल नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो हमने 5 बना लिया। और दोनों के पास फिर इसको कम कितने हैं, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 होगा, तभी तो 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो ये जो है अपने 3 3 इलेक्ट्रॉन आगे रख देगा, यानी ये दूसरा वाला नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉनों से संयोग करके अपना अष्टक पूरा कर लेगा, और ये वाला जो नाइट्रोजन दिया है ये भी दूसरे वाले के 3 इलेक्ट्रॉनों से संयोग करके अपना अष्टक पूरा कर लेगा। यहाँ पर जो है आप देखोगे इससे मिलाएंगे तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे। यानी इसके द्वारा कैसा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड जो है बनता है। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन यानी N2 में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन युग्म साझा कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन युग्म की बात की जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन युग्म जो है साझा कर रहे हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर जो कहा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ऐसे ही C2H2 हम एग्जाम्पल में ले लेंगे। C2H2 यह जो है होता क्या है, C2H2 तो यह जो है एसिटिलीन होता है, इसका जो है एसिटिलीन होता है। यह कार्बन जो है किसके साथ जो है साझा कर रहा है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के साथ साझा करेगा और एक जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं C और C लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो दोनों को एक एक हाइड्रोजन दे देते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, तो हम कुछ इस प्रकार जो है बना लेते हैं। देखो इस प्रकार जो है इसकी संयोजकता बन गई। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इसके पूरे इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। देखो यहाँ पर कार्बन का एक, यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो 4 तो संयोजकता पूरी होगी। इसकी बात करें तो ये एक यहाँ पर, ये इसका एक, यहाँ पर एक इसका, एक ही इसका, लेकिन ऊपर दोनों जुड़े नहीं हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉन से ये वाला जुड़ जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन से ये वाला जुड़ जाएगा। बीच में 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड जो है बन जाएंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये हटा देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड जो है बन जाएगा। अब यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनों की अगर हम बात करें तो ये जो है किसका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखते ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये इस तरफ हाइड्रोजन का। तो यहाँ संयोजकता काउंट करें तो हाइड्रोजन की 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 हो रही है। यहाँ अगर जो काउंट करें 1 2 3 4 हो रही है। और अगर जो अष्टक की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका अगर जो हम बनाएं तो कुछ इस प्रकार जो है होगा इसका। ऐसे ही इसका अगर जो हम बनाएंगे तो यहाँ पर जो है आप देखोगे इस प्रकार जो है इस वाले का भी होगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो है कह सकते हैं, या फिर जो है हम इसको HC लिख लेते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा लेते हैं और फिर CH लिख लेते हैं। तो यह भी जो है इसकी संरचना हो जाएगी ट्रिपल बॉन्ड वाले की। अगला है हमारा कार्बन के अपर रूप के बारे में जान लेते हैं। अपर रूप होता क्या है, जब एक तत्व 2 या 2 से अधिक भिन्न रूपों में जो है समान भौतिक अवस्था में पाया जाता है तो इसे अपर रूप कहते हैं। एक तत्व कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक भिन्न रूपों में, यानी उसकी भौतिक अवस्था केवल अलग होती है, बाकी सब कुछ सेम होता है, तत्व वही होता है, भौतिक अवस्था खाली अलग होती है। जैसे हीरा हो गया, और इसका जो गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपर रूपता जो है कहते हैं। तो यहाँ पर जो है जो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेंस है, इनके जो है भौतिक गुण जो है क्या होते हैं, समान होते हैं। एक हम आपको बताते हैं इनका भौतिक गुण, जैसे कठोरता वाला। तो हीरा जो है क्या होता है, कठोर होता है, ग्रेफाइट भी कठोर होती है, फुलरेन भी कठोर होती है। तो ये तीनों जो है गुण इसके हैं, यह जो है क्या है, अपर रूप है। तो इसका एक गुण भौतिक गुण हम ले लिए, तो भौतिक गुण में के अंतर्गत कठोरता, और कठोरता यह जो है तीनों में पाया जाता है, यानी एक समान है। तो यह कार्बन के 3 अपर रूप है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, और इनमें से निम्नलिखित में से कार्बन का कौन कौन से अपर रूप है। तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन होते हैं। एक एक करके इनके बारे में हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है। अगर हम इसकी बात करें
कार्बन की। तो कार्बन जो है अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, एक हम दूसरा और गुण जान लेते हैं। ये भौतिक गुण देख लिया। अब रासायनिक गुण की अगर बात करें तो कार्बन की क्रिया अगर हम ऑक्सीजन के साथ करवा दें तो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनता है। कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवा दें तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ऐसे हीरे की क्रिया ऑक्सीजन के साथ में ग्रेफाइट फ्लोरीन, तो इसमें क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनकर जो है उड़ जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भौतिक और रासायनिक गुण जो है एक ही जैसे हैं, लगभग समान है। तो यह किसके अपर रूप है? कार्बन के अपर रूप है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हीरा क्या होता है? आप यहाँ पर देखोगे यह कुछ इस प्रकार जो है हीरे की संरचना होती है, और हीरा का यह जो प्रत्येक कॉर्नर है, यानी ये वाला जो कॉर्नर है, इससे जो है चार, क्योंकि यह कार्बन का अपर रूप है तो यह इसकी संयोजकताएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। तो जैसे हम यहाँ पर हीरे को यानी कार्बन को ले लेते हैं तो इसकी आप देखोगे 4 संयोजकताएं हैं और चारों से जुड़े हुए हैं। एक ये हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं एक ये कार्बन है, तो यहाँ पर देखोगे एक ये है, एक ये और एक ये, कुछ इस प्रकार जो है जुड़ा हुआ है। ऐसे ही हम इसको कार्बन मान लेते हैं तो आप देखोगे इसकी संयोजकता जो है 4 इलेक्ट्रॉनों से जुड़ी हुई है। तो ऐसे ही यह जो है हीरा, इसकी कठोरता का कारण यही है क्योंकि इसके मध्य जो है 4, यानी कि यह जो है चारों से साझा कर रहा है आगे चलकर। तो यहाँ पर आपने देखा कि यह जो हीरे की संरचना दी है, हीरा इसीलिए जो है इसकी संरचना जो होती है, या कह सकते हैं कि हीरा कठोर क्यों होता है, तो इसकी जो संरचना होती है वह 3D जैसी होती है, और इसके चारों बंध जो होते हैं अगले तत्व से जो है जुड़े होते हैं। यानी अगला कौन है? कार्बन ही है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का अपर रूप है तो सब इसमें कार्बन कार्बन ही है, तो अगले वाले से जुड़े होते हैं, जिसके कारण इसकी संरचना जो होती है वह 3D आपको दिखाई देती है। इसकी संरचना कैसी होती है? 3D होती है, और यह जो है बहुत कठोर होता है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि कार्बन का प्रत्येक परमाणु जो होता है 4 अन्य परमाणुओं के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। तो हम यहाँ पर पहला पॉइंट में कह सकते हैं कि कार्बन अन्य कार्बन परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो इससे जो है द्वारा जुड़ा होता है। इसकी जो संरचना होती है वह कैसी होती है? 3D होती है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कार्बन की संरचना कैसी होती है? 3D होती है। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा जितने भी तत्व ज्ञात हैं उनमें जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह भी हम पॉइंट लिख सकते हैं। पहला हमारा पॉइंट क्या है? कार्बन जो है अन्य कार्बन परमाणु के जो है सिंगल बॉन्ड के द्वारा जो है जुड़ा होता है, जिसके कारण इसकी संरचना जो होती है जटिल होती है, यानी यह कठोर होता है। विश्व में सभी ज्ञात तत्वों में सबसे ज़्यादा कठोर जो होता है हीरा होता है। इसकी संरचना बात करें संरचना की, तो हीरा की जो संरचना होती है वह जो है कैसी होती है? 3D होती है। ग्रेफाइट है। हम ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रेफाइट, आप यहाँ पर ग्रेफाइट को देखोगे तो इसका भी आबंधन आप देखोगे तो कितने, यहाँ पर 1, 2 और 3, यहाँ पर जो ग्रेफाइट में कार्बन जुड़े हुए हैं ये 3 परमाणुओं के साथ जो है जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ग्रेफाइट में कार्बन जो होता है वह 3 परमाणुओं के साथ संयोग करता है, या 3 परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है। कौन सा बंध? सहसंयोजी बंध जो है बनाता है ग्रेफाइट। और इसका जो एक होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, तो वह जो है मुक्त रहता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। इसी कारण जो है ग्रेफाइट में विद्युत का जो है प्रवाह हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं यह जो है विद्युत का सुचालक है। विद्युत का क्या है? सुचालक है। तो कार्बन जो होता है यहाँ ग्रेफाइट में 3 परमाणुओं के साथ जो है जुड़कर सहसंयोजी बंध बनाता है, और इसका एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वह मुक्त होता है, जिसके कारण जो है विद्युत का यह
सुचालक है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत का प्रवाह होता है। इसकी जो संरचना होती है वह कैसी होती है, षटकोणीय होती है। इसकी संरचना कैसी होती है, षटकोणीय होती है। आप यहाँ पर संरचना को देख पाओगे तो यह कैसी है, यह जो है आपको जो है षटकोणीय दिखाई दे रही है। यहाँ पर 6 कोण आपको दिखाई दे रहे हैं। फुलरीन क्या होता है, आप यहाँ पर देखोगे इसकी संरचना कुछ जो है फुटबॉल जैसी है। तो हम कह सकते हैं इसको जो बनाते कैसे हैं, ग्रेफाइट को जो है, किसको, अभी जो हमने ग्रेफाइट पढ़ा था, ग्रेफाइट को अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करते हैं। अक्रिय गैस से कौन कौन सी हैं, यानी कि हम कह सकते हैं 0 आवर्त की जो गैसें हैं उसको हम क्या कहते हैं, अक्रिय गैस जो है कहते हैं। हीलियम, जीनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये सब कौन सी गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं। ठीक है, तो अक्रिय गैसें जो होती हैं उनके साथ में ग्रेफाइट को जो है विद्युत भट्टी में गर्म करने पर जो है फुलरीन बनती है। क्या बनती है, फुलरीन जो है बनती है। ग्रेफाइट को अक्रिय गैस के साथ विद्युत भट्टी में गर्म करने पर फुलरीन जो है बनती है। इसका सामान्य सूत्र जो होता है, नॉर्मल हम कह सकते हैं, सामान्य सूत्र CN होता है। ग्रेफाइट, यह जो फुलरीन है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CN होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो C60, C70 और C80 जैसे जो है तत्व शामिल होते हैं इसमें। C140 ले सकते हैं। ये कुछ इसके जो है एग्जाम्पल हैं। इनकी संरचना जो होती है काफ़ी जटिल होती है और इनको देखने पर जो है ये फुटबॉल के जैसे दिखाई देते हैं। अगर इनके नामकरण की बात करें तो अमेरिका का एक आर्किटेक्ट था जिसने जो है, जिसके नाम पर जो है इसका नामकरण हुआ था और उसका नाम था बकमिस्टर फुलर। इसका क्या नाम था, जिसने खोज की थी उसका नाम था बकमिस्टर फुलर था, जिसके नाम पर जो है इसका नामकरण हुआ और फुलर पड़ा। इसे जो है, इसलिए इसके अणु को जो है हम क्या कहते हैं, फुलरीन जो है कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि फुलरीन को हम कैसे बनाते हैं। ग्रेफाइट को जो है अक्रिय गैसों की उपस्थिति में जो है विद्युत भट्टी पर जो है गर्म करने पर फुलरीन बनता है। इनका सामान्य सूत्र CN होता है। एग्जाम्पल C60, C70, C80, C140। इसका नामकरण जो है अमेरिकी एक डिजाइनर था या आर्किटेक्ट कह सकते हैं, उसके नाम पर जो है हुआ। बकमिस्टर फुलर के नाम पर इसका नामकरण हुआ फुलरीन। अब हम थोड़ा सा इसके उपयोग के बारे में जान लेते हैं एक एक करके। जैसे हमारा पहला हीरे के बारे में जान लेते हैं। हीरे का उपयोग क्या होता है। जो हीरा होता है, हीरा का उपयोग हम कहाँ करते हैं, कांच को काटने में। पहला हीरे का उपयोग हम कहाँ करते हैं, कांच को जो है काटने में, ये हमारा पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग कह सकते हैं कि आभूषणों को जो है बनाने में जो है हीरे का उपयोग किया जाता है। तीसरा हम कह सकते हैं शल्य चिकित्सक, यानी कि ऑपरेशन करने वाले शल्य चिकित्सक मोतिया बिंदु, किसी व्यक्ति को अगर होता है तो मोतिया बिंदु हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मोतिया बिंदु को हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है, हीरे का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 3 जो है बहुत महत्वपूर्ण उपयोग थे जिसे हमने देखा। इसके बाद में हम दूसरा जो है देख लेते हैं, ग्रेफाइट का भी उपयोग जान लेते हैं। ग्रेफाइट होता क्या है। पहला अभी आपने पढ़ा था ग्रेफाइट के बारे में कि यह जो है विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट कैसा है, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, शुष्क सेल बनाने में। कैसी सेल, शुष्क सेल जो है बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और विद्युत आर्क में भी इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। इलेक्ट्रोड के रूप में किस में करते हैं, विद्युत आर्क के रूप में जो है किया जाता है। दूसरा उपयोग इसका है पेंसिल बनाने में। किस में किया जाता है, पेंसिल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा जो है लुब्रिकेंट यानी स्नेहक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं उच्च ताप पर मशीनों को चिकना बनाने के लिए हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। तो यह जो है यहाँ पर इनके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग थे। हमारा अगला टॉपिक है कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं।
तो कार्बनिक यौगिक हम कह सकते हैं कि कार्बन के यौगिकों को, यानी कार्बन से बने यौगिकों को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन कार्बन के अलावा इसमें जो है अन्य तत्व आते हैं। कौन कौन से हैं वो अन्य तत्व, उनके बारे में जान लेते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर और फास्फोरस। ऐसे फ्लोरीन भी आ जाएगा और ब्रोमीन आ जाएगा और आयोडीन भी आ जाएगा। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका उपयोग जो है कार्बनिक यौगिक में जो है किया जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और इनके अंतर्गत कुछ आने वाले अदर तत्व हैं जो कार्बनिक के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है, इसको हम VFT कहते हैं। जैव शक्ति सिद्धांत जो था सबसे पहले जो है बर्जीलियस के द्वारा 1815 ईस्वी में जो है यह सिद्धांत दिया गया था। VFT जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है विटाल फोर्स थ्योरी। VFT का फुल फॉर्म क्या होता है, विटाल फोर्स जो है थ्योरी होता है। इस थ्योरी के अनुसार इसे जो है दिया किसने था, बर्जीलियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है 1815 ईस्वी में जो है इस थ्योरी का प्रतिपादन किया था। और इसमें कहा था कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो है प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। कार्बनिक पदार्थ जो है प्रयोगशाला यानी लैब में जो है नहीं बनाया जा सकता। और यह जो है तो फिर कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कार्बनिक यौगिकों को रहस्यमय बल बनाता है, या फिर हम कह सकते हैं जीवों के द्वारा जो है प्राप्त कर सकते हैं। कार्बनिक, इनके अनुसार जो है बर्जीलियस के अनुसार कार्बनिक पदार्थों को कहाँ से प्राप्त करते हैं, जीवों से जो है पदार्थ कर सकते हैं और इसे जो है लैब में नहीं जो है तैयार किया जा सकता। यह जो है VFT में जो है कहा गया था। उस समय जो रहस्यमय एक बल था या जिससे जो है प्राप्त होता था उसे ही जैव शक्ति सिद्धांत कहा। शॉर्ट में VFT जो है इसे कहा गया। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या हुआ, कुछ समय पश्चात 1828 ईस्वी में इनके छात्र, एक इनका छात्र था फ्रेडरिक होलर, उसका नाम था होलर लिख लेते हैं शॉर्ट में। फ्रेडरिक होलर इनका बर्जीलियस का एक छात्र था जिसने जो है प्रयोगशाला में जो है यूरिया का निर्माण जो है कर दिया। फिर इनके जो है मॉडल की, यानी इन्होंने जो VFT सिद्धांत दिया था उसकी जो है धज्जियाँ उड़ गईं। यानी कि 1828 ईस्वी में इनका छात्र होलर यानी फ्रेडरिक होलर ने जो है प्रयोगशाला में किसका निर्माण किया, प्रयोगशाला में जो है यूरिया का जो है निर्माण किया। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 जो है यूरिया का फार्मूला होता है NH2। यूरिया में नाइट्रोजन कितने % होता है ये भी हम जान लेते हैं। नाइट्रोजन जो होता है 46% होता है। यह जो है क्वेश्चन कभी कभार पूछा जा सकता है। तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 होता है। इसे जो है लैब में किसने बनाया था, फ्रेडरिक होलर ने जो है तैयार किया था। इसको बनाने की विधि क्या होती है, तो अमोनियम साइनाइड को हम जो है यानी यहाँ पर कह सकते हैं NH4CNO अमोनियम साइनाइड होता है NH4CNO। अगर इसको हम गर्म करेंगे तो NH2CO NH2 जो है प्राप्त होगा। यानी कि अमोनियम साइनाइड को गर्म करने पर यूरिया जो है प्राप्त होती है। तो इसे जो है सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने तैयार किया, होलर ने। कब तैयार किया था, 1828 ईस्वी में। यह जो है बर्जीलियस का छात्र था। इसके बाद जो दूसरा प्रयोगशाला में तैयार किया जाने वाला यौगिक था वह था सिरका। इसका जो है हम क्या कहते हैं, सिरके को जो है हम एसिटिक एसिड कहते हैं। इसको किसने तैयार किया था, कोल्बे एक साइंटिस्ट था जिसने 1845 ईस्वी में सिरके का यानी कि कार्बनिक सूत्र दिया। सिरके का कार्बनिक सूत्र CH3COOH होता है। एसिटिक एसिड इसको हम कहते हैं। तो ये जो है सूत्र का प्रतिपादन हुआ, यानी सिरके को प्रयोगशाला में जो है तैयार किया गया। और फिर बर्थोले एक वैज्ञानिक थे। 1856 ईस्वी में बर्थोले ने तीसरा कार्बनिक तत्व यानी मेथेन का जो है मेथेन की खोज की थी। तीसरा कौन सा तत्व है, CH4 यानी मेथेन। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सबसे पहले जो है
होलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया, कोल्वे ने जो है सिरका का निर्माण किया CH3COOH, और बर्थोले ने जो है मेथेन की खोज की। इसका फार्मूला, मेथेन को प्रयोगशाला में तैयार किया, इसका फार्मूला CH4 होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन हम कह सकते हैं वे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन। मेथेन क्या होता है? CH4 होता है, अभी हमने फार्मूला देखा था। और दूसरा एथेन है, तो एथेन का फार्मूला क्या होता है? C2H6 होता है। प्रोपेन जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है? C3H8 होता है। C3H8 जो है फार्मूला होता है। तो यह जो है इनके फार्मूले हैं। आप यहाँ पर देखोगे कि कार्बन और हाइड्रोजन से ये सारे तत्व जो है मिलकर बने हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनकी चारों संयोजकताएं जो है सिंगल बॉन्ड के द्वारा संपूर्ण होती हैं या संतुष्ट होती हैं, उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनकी संयोजकताएं या फिर कह सकते हैं जो डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जो है जुड़े हुए होते हैं, उनको जो है हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है एल्कीन और एल्काइन आते हैं, जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जो है एल्केन आते हैं। तो यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं केवल एकल बंध के द्वारा संतुष्ट होती हैं या एकल बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है कहते हैं। इन्हें जो है एल्केन या फिर पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? एल्केन या पैराफिन। इनका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। इन्हें एल्केन के नाम से जाना जाता है। तो इसकी वैल्यू अगर हम n की यहाँ पर n बराबर 1 रखें तो क्या होगा? n की जगह पर 1 रखेंगे तो C1 हो जाएगा, H2 गुणे 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्योंकि n की जगह पर 1 रख रहे हैं। C हो गया 2 की 2, 1 से गुणा 2 एकम 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी यहाँ पर CH4 हो गया। अगर हम n बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? C2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 कितना हो जाएगा? H6 हो जाएगा, यानी C2H6 प्राप्त होगा। ऐसे ही n बराबर हम 3 अगर रखें तो 3 की जगह यानी n की जगह पर 3 तो C3 हो जाएगा। 3 की 2 से गुणा 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, यानी C3H8 हो जाएगा। तो यह जो है आपको कुछ इस प्रकार फार्मूले जो है प्राप्त होंगे। इससे पहले हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, अब हमारा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम द्विआबंध यानी डबल बॉन्ड, या फिर हम कह सकते हैं एक त्रिआबंध हो, कम से कम एक डबल बॉन्ड हो या फिर एक जो है ट्रिपल बॉन्ड हो। दोनों साथ में हो ही नहीं सकते, यानी कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, या तो बड़ी संरचना होगी तब यह पॉसिबल है, अन्यथा दो केवल होंगे तो उनके मध्य यह पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दो परमाणुओं के मध्य या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो एक, तो उसे हम क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होते हैं, एक एल्कीन होता है, दूसरा एल्काइन होता है। एल्कीन वे होते हैं जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एल्कीन। और एल्काइन वे होते हैं जिनके मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्कीन जो होते हैं, एल्कीन, इनके मध्य हम क्या कहेंगे? इनकी डिफिनेशन अगर एल्कीन की बात करें तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड हो उसे हम एल्कीन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र जो होता है वह CnH2n होता है। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो यहाँ पर क्या होगा? C1 हो जाएगा और H2 × 1 हो जाएगा, यानी CH2 हो जाएगा।
तो यहाँ पर यह तत्व ऐसा है ही नहीं, क्योंकि इसकी संयोजकताएं चारों संतुष्ट नहीं हो रही, तो एल्कीन श्रेणी का पहला तत्व ये जो CH2 है ये नहीं हो सकता, यानी ये गलत है। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, तब हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, C2 हो जाएगा, H लिखेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, C2H4 जो है हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है, अगर हम इसके IPSC नेम की बात करें तो इसका नाम जो होता है वो एथीन होता है। अगर आपने अभी तक IPSC नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप IPSC जो है पढ़ पाओगे और समझ पाओगे एल्कीन, एल्केन और एल्काइन का IPSC क्या होता है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन जो है इसका IPSC नेम होगा। कैसे, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है और यह किस बांड के द्वारा जुड़ा है, डबल बांड के द्वारा। तो 2 कार्बन के लिए हम एथ लिखते हैं, तो यहाँ पर एथ लिख लिए, डबल बांड है एक तो ईन लिखते हैं, तो यहाँ पर एथीन जो है इसका हो जाएगा। अगर हम n की जगह पर अब इस बार 3 रखें, n बराबर तो क्या होगा, C3 हो जाएगा और H 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी इसके का नाम क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं तो हम प्रोप लिख लेंगे, और एक डबल बांड है तो ईन हो जाएगा, इसका नाम प्रोपीन हो जाएगा। ऐसे जो है हम इसका नामकरण जो है करते हैं। हमारा अगला है एल्काइन। तो एल्काइन क्या होता है, एल्काइन हम कह सकते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके मध्य कम से कम एक ट्रिपल बांड हो, उसे हम जो है एल्काइन कहते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र की अगर बात करें तो CnH, यहाँ पर CnH 2n-2 जो है होता है, यह इसका सामान्य सूत्र है। अगर हम यहाँ पर 1 की बात करें तो 1 यहाँ पर नहीं होगा, अगर हम 2 रखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देख पाओगे n बराबर अगर हम 2 रखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, C2H 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 - 2 करेंगे यानी C2H2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 4 से 2 निकल गया, 2 बच गया, तो यहाँ पर एक C के साथ 2 C लिखेंगे क्योंकि 2 C हैं, एक के साथ में एक H होगा, दूसरे के साथ में एक H होगा, और इसके मध्य जो है कौन सा बांड बनेगा, ट्रिपल बांड। इसको हम, इसका सामान्य नाम एसिटिलीन होता है। और अगर IPSC नेम की बात करें तो मेथ और एथ हो जाएगा, इसका नाम एथ हो गया। 2 कार्बन के लिए हम एथ लिखते हैं और ट्रिपल बांड के लिए आइन लिखते हैं, इसलिए इसका नाम एथाइन हो जाएगा। ऐसे जो है अगर हम यहाँ पर बात करें n की वैल्यू 3 रखें, n बराबर 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, C3 हो जाएगा, H 3 दूनी 6 से 2 निकल जाएगा तो 4 बच जाएगा, यानी C3H4 जो है हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर बात करें एल्काइन श्रेणी का प्रथम तत्व कौन सा है तो एथाइन होता है। अगर बात करें एल्कीन श्रेणी का प्रथम तत्व कौन सा होता है तो वो जो है एथीन होता है। अगर बात करें एल्केन श्रेणी का प्रथम तत्व तो एल्केन श्रेणी का प्रथम तत्व मेथेन होता है। तो आपको यह भी याद रखना है क्योंकि एक एक नंबर का जो है पूछा जा सकता है। अगला है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर हम प्रकृति के आधार पर कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर और दूसरा है क्रियात्मक समूह की प्रकृति के आधार पर। तो हम यहाँ पर क्रियात्मक समूह के प्रकृति के आधार पर डिवाइडेशन देखेंगे क्योंकि यह आपके सिलेबस में है और इसी के बेस पर जो है सारे IPSC करवाए जाएंगे। आपको IPSC का अलग से लेक्चर एक करवाया जा चुका है जिसके अंतर्गत एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों का IPSC करवाया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप देख लें, जिससे आप जो है IPSC का बेस जो है मैनेज कर पाओगे और फिर आपको जो है क्रियात्मक समूहों का IPSC करवाया जाएगा। और उसके साथ में जो है हैलोजन का भी IPSC करवाया जा चुका है। हमारा अगला टॉपिक है क्रियात्मक समूह। परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों को कोई एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, C2H6 लिख लेते हैं। तो ये जो है क्या है, ये यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम एथेन है। इसका क्या नाम है, एथेन है। अगर हम यहाँ पर क्रियात्मक समूह जोड़ दें C2H5, एक H निकल जाएगा, उसकी जगह पर OH जुड़ जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। इसका क्या नाम हो जाएगा, एथेन से जो है ये क्या बन गया, एथिल एल्कोहल बन गया या एथेनॉल इसको हम पढ़ेंगे।
इसको क्या पढ़ेंगे, आईपीएससी नेम जो होगा इसका एथेन ऑल होगा, तो इसका आईपीएससी नेम क्या हो गया, एथेन से जो है क्या बन गया, एथेनॉल बन गया। तो हम कह सकते हैं विशिष्ट गुण जो है इसको प्रदान करता है कौन, यह जो OH समूह लगा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, क्रियात्मक समूह। ऐसे ही बॉन्ड OH होता है, बॉन्ड CN होता है, बॉन्ड NC होता है, और ऐसे ही बहुत सारे जो है क्रियात्मक समूह आपको जो है पढ़ने को मिलेंगे आईपीएससी वाले टॉपिक में। ये भी एक जो है क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक है, ये साइनाइड है, ये NC दिया हुआ है। तो क्रियात्मक समूह के अलावा एल्किल मूलक भी होता है, जिसे हम किससे लिखते हैं, R के द्वारा व्यक्त करते हैं। एल्किल मूलक जो होता है उसे हम किसके द्वारा लिखते हैं, R के द्वारा जो है लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी हमने समझा कि जैसे पहला तत्व हम ले लेते हैं, जैसे कार्बनिक यौगिक मेथेन लेते हैं CH4, और यह बना किससे है, कार्बनिक भाग प्लस क्रियात्मक समूह। अब देखो CH4 था, इसको हम अगर बनाएं तो इसको हम क्या OH जैसे जोड़ना हो तो यहाँ कार्बनिक भाग लिखेंगे यानी CH3 लिखेंगे। एक अगर हम यहाँ पर CH3 जो दिया हुआ है, यहाँ पर अगर हम क्रियात्मक समूह OH जोड़ें तो इसकी हम पहले संरचना बना लेते हैं। जैसे इस प्रकार थी इसकी संरचना, यहाँ पर H जुड़ा हुआ था चारों तरफ, हमने पहले ही इसकी संरचना बनाई थी। अब अगर हम एक हाइड्रोजन को यहाँ पर हटा देंगे तो इसकी जगह पर क्या लग जाएगा, OH जो है लग जाएगा। इसकी जगह पर क्या लग जाएगा, OH। जैसे मान लेते हैं यहाँ से हाइड्रोजन हमने हटा दिया और यहाँ पर हमने OH लगा दिया, तो इसके साथ में ये कार्बनिक भाग हो गया और क्रियात्मक समूह OH हो गया। इसको जो है मेथेनॉल कहते हैं, क्योंकि यह जो है एक कार्बन के लिए मेथ लिखते हैं और OH के लिए सबसे पहले सिंगल बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ा हुआ है तो N लिख लेते हैं, और OH समूह लगा है तो ऑल लिख लेते हैं, यानी मेथेनॉल हो जाएगा इसका आईपीएससी नेम। तो ऐसे जो है हम इनके आईपीएससी नेम लिखते हैं और इनकी जो है एक संयोजकता को खाली कर देते हैं। जैसे CH3 लिखा है तो एक संयोजकता खाली हो गई। ऐसे ही हम कोई दूसरा तत्व मान लो लिख लेते हैं, जैसे C2H6 होता है, अगर हम H5 लिखेंगे तो इसकी एक संयोजकता जो है खाली हो जाएगी, किसकी, कार्बन की। तो ऐसे ही हम जो है इसकी आगे की एक संयोजकता को फ्री कर देते हैं और जिसके आगे जो है क्रियात्मक समूह को जोड़ दिया जाता है और उसके गुण में जो है क्या होता है, परिवर्तन जो है हो जाता है। हम इसके नामों को जो है करना आईपीएससी में बहुत ही डिटेल में सिखाया गया है, जहाँ से हम देखेंगे। जैसे एक और क्रियात्मक समूह होता है, ईथर होता है, जिसके दोनों तरफ जो है RR यानी कि एल्किल समूह लगे होते हैं। ये कौन सा एल्किल समूह है, जिसके दोनों तरफ जो है एल्किल समूह लगे होते हैं, बीच में O होता है, इसको हम ऑन पढ़ते हैं यानी कीटोन लिखते हैं। जैसे लिखें तो ये क्या होता है, कीटोन ग्रुप का यह जो है क्या है, कीटोन वर्ग का जो है यहाँ पर कह सकते हैं क्रियात्मक समूह। अगला हमारा है समजातीय श्रेणी का मतलब क्या होता है, होमोलोगस सीरीज के बारे में हम जानते हैं। वह श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन परमाणु को एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसे समजातीय श्रेणी जो है कहते हैं। यानी इसमें जो है एक ही, ऐसा कह सकते हैं कि एक ही क्रियात्मक समूह के द्वारा इसे जो है प्रतिस्थापित किया जाता है। इसके बीच में जो है अंतर किसका होता है, जैसे एल्केन की अगर हम बात करें, एल्केन की, तो इनके बीच में जो है CH2 का केवल अंतर होगा। कितने का, CH2 का जो है केवल अंतर होगा। जैसे हम लिखते हैं CH4 C2H6, तो आप यहाँ पर देखोगे कितने हैं, एक कार्बन था, एक से दो कार्बन हुए तो एक जोड़ दे तो फिर ये हो गया, और 2 जोड़ देंगे 4 में तो 6 हो जाएगा। ऐसे ही हम अगला लिखें तो C3H8 हो जाएगा। सिर्फ एक CH2 का जो है इनके मध्य जो है क्या होता है, अंतर जो है होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। अगर ऐसे ही हम दूसरे तत्व एल्कीन की अगर बात करें, दूसरे तत्व लेते हैं तो यहाँ पर जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, C2H4 ले लेते हैं। C2H4 एल्केन श्रेणी का प्रथम तत्व है। इसमें भी अंतर किसका होगा, CH2 का अंतर होगा। जैसे इसके बाद हम लिखेंगे C3 और क्या लिखेंगे, H6 लिखेंगे दूसरा। अगर हम तीसरे की बात करें तो फिर से लिखेंगे C4 और H कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। यानी कि यहाँ भी आप देखोगे तो डिफरेंस किसका है, डिफरेंस केवल जो है यहाँ पर CH2 का है। ऐसे एल्काइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एल्काइन
जैसे लिखें C2H2 लिखें तो इसके आगे वाला जो क्या होगा C3H4 होगा। ऐसे ही हम चौथा लिखें तो C4H6 होगा। इनके जो है नेम में सिर्फ CH2 का जो है अंतर होता है। अगर हम अल्कोहल ग्रुप की अगर बात करें तो इसमें भी CH2 का अंतर होगा। जैसे CH3OH लिखें, CH3OH मेथेनॉल है और इसके बाद हम एथेनॉल को अगर हम लिखें तो क्या होगा C2H5OH होगा। यहाँ पर आप देखोगे केवल CH2 का जो है अंतर है। प्रोपेनॉल अगर जो हम लिखें तो फिर से लिखेंगे, एक मिनट, C3 यहाँ पर लिखेंगे और दूसरा जो है S7 हो जाएगा, OH हो जाएगा। फिर आप देखोगे इसके बीच में अंतर किसका है, CH2 का अंतर है, इसलिए इसे जो है समजातीय श्रेणी जो है कहा जाता है। अगला हम देखेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म है, जिसका पहला है योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रियाएं सेम हैं, योगात्मक या फिर संकलन। योगात्मक अभिक्रिया को ही संकलन अभिक्रिया कहा जाता है। तो हम योगात्मक अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त यौगिक किसी अन्य पदार्थ के साथ जुड़कर एकल उत्पाद देता है। तो योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त यौगिक किसी अन्य पदार्थ के साथ जुड़कर एक उत्पाद देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया। असंतृप्त का मतलब क्या होता है, जिसके मध्य डबल बॉन्ड या फिर हम कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो वो यौगिक। यहाँ पर हम जो है एक डबल बॉन्ड वाला लेंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक लेंगे, जिसकी जो है रिएक्शन को हम दिखाएंगे कोई अन्य पदार्थ के साथ करवाकर। जैसे हम जो है यहाँ पर एथीन ले लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। यह क्या है, यह जो है एथीन है। इसकी क्रिया अगर हम हाइड्रोजन के साथ करवाएं निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अगर हम निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथीन की क्रिया, यानी इसको हम क्या कहेंगे, इसका नाम है IUPAC नेम एथीन है, इसकी क्रिया हाइड्रोजन के साथ अगर करवाएं तो यहाँ पर आप देखोगे कि कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को हम कुछ इस प्रकार लिख लेंगे, क्योंकि इसकी संरचना को अभी हमने समझा था। एक हाइड्रोजन जो है जाकर पहले वाले से जुड़ जाएगा और दूसरा वाला हाइड्रोजन जो है जाकर दूसरे वाले से जुड़ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे इसकी जो संयोजकता थी ये इतना जो है लेकर जाएगा, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ये वाला भी अपना जो है ऐसा ही इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। इसके पास तो है, लेकिन ये वाला अब इससे जोड़ने के लिए लेकर जाएगा। तो ये जो अपना यहाँ का भाग लेकर जाएगा तो ये वाला यहाँ पर जो है जुड़ जाएगा, यानी ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ पर जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है साझा कर लेगा। और ये वाला अपना ये भाग लेकर जब जाएगा तो इधर वाले से अपना साझा कर लेगा। ये जो बीच में डबल बॉन्ड था ये समाप्त हो जाएगा और H जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पर H जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक H यहाँ पर मिल जाएगा, 2 पहले से थे, एक ये मिल जाएगा, टोटल 3 H हो जाएंगे, यानी CH3 हम कह सकते हैं। और यहाँ पर ये बॉन्ड समाप्त हो जाएगा तो एक ही बॉन्ड बचेगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। फिर ये H आकर इससे जुड़ जाएगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड जो है CH3 बन जाएगा। यानी यहाँ पर जो ये दिया हुआ है इसका नाम क्या है, एथेन जो है। तो एथीन से जो है क्या बन जाएगा, एथेन जो है बन जाएगा। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल। तो हम यहाँ पर जो है संकलन या योगात्मक अभिक्रिया पढ़े हैं। यह आपको डायरेक्टली जो है किसी केमिकल रिएक्शन में पूछा जा सकता है कि एथेन से एथीन का निर्माण या एथीन से एथेन का कैसे निर्माण करोगे। तो या फिर ये दे सकता है एथीन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, या ये पूछ सकता है कैसे प्राप्त करोगे, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेन को कैसे प्राप्त करोगे। तो हम जो है यह रिएक्शन पढ़कर जो है आगे जो हमारे इस चैप्टर में पूछे जाने वाली रिएक्शन है उसे हम जो है कर सकते हैं। अगला है बहुलकीकरण क्या होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक प्रकार के या भिन्न प्रकार के 2 या 2 से अधिक अणु परस्पर सहयोग करके अधिक अणुभार वाले जटिल यौगिक बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुलकीकरण। और इसके फलस्वरूप जो यौगिक बनते हैं उच्च अणुभार वाले, उन्हें हम बहुलक जो है कहते हैं। बहुलक का मतलब ही यही होता है कि उच्च अणुभार वाले यौगिकों का जो है निर्माण। तो हम जैसे यहाँ पर एक जो है एथिलीन ले लेते हैं। एथिलीन का फार्मूला क्या होता है, अभी जो हमने देखा था CH2 डबल बॉन्ड, तो वही ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लेते हैं। और
का जो है क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा था, उच्च ताप और उच्च दाब ले लेते हैं। यहाँ पर उच्च ताप और उच्च दाब दोनों पर, उच्च ताप व उच्च दाब पर जो है, अब इसके हम टोटल अणु कितने लेंगे। ये जो एथीन था, आईपीएससी नेम इसका क्या था, एथीन, इसके हम n अणु ले लेते हैं। n का मतलब पता नहीं कितने संख्या में, तो n का मतलब है कि जितने चाहो आप उतने ले सकते हो। अगर ऐसा करोगे तो यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर जो है हम कुछ इस प्रकार जो है इसकी संरचना बना पाएंगे। जैसे CH2 हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है क्या होगा, ये जो आप देख रहे थे एक बॉन्ड था, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली हो जाएगा और एक इसका खाली हो जाएगा, जिसके आगे से जो है जुड़ जाएगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है कुछ इस प्रकार जो है इसकी संरचना जो है बन जाएगी। इसको हम कहते हैं पॉलीथीन। इसको क्या कहते हैं, पॉलीथीन जो है कहते हैं। तो एथीन से पॉलीथीन का निर्माण जो है उच्च ताप और उच्च दाब पर किया गया है। तो यहाँ पर एथिलीन जो है या एथीन जो है कितने लेते हैं अणु, n अणु लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है पॉलीथीन जो है बनता है। क्लोरोएथेन ले लें। क्लोरोएथेन की क्रिया जो है उच्च ताप व उच्च दाब पर जो करवाएं तो PVC जो है हमारा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, PVC जो है प्राप्त होगा। इसके बाहर जो है n लगा लेते हैं, इसका मतलब ऐसे अणु जो हैं बहुत सारे हैं। अगला है ओजोनीकरण। क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी डबल बॉन्ड या फिर हम ट्रिपल बॉन्ड कह सकते हैं, ओजोन के साथ, ओजोन का मतलब क्या होता है, O3 होता है, ओजोन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 की उपस्थिति में जो है क्रिया करके ओजोनाइड बनाता है, जिनका जो है जिंक व जल का मतलब H2O द्वारा अपचयन करवाएंगे, यानी हाइड्रोजन लेंगे। अपचयन होने से कार्बोनिल यौगिक जो है प्राप्त होता है, उसे ओजोनीकरण अभिक्रिया जो है कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला एक हम यौगिक ले लेते हैं, जैसे यही ऊपर जो CH2 अभी लिया था, इसको हम H2 से भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख लेते हैं, और इसकी क्रिया किसके साथ, ओजोन के साथ करवानी है तो O3 ले लेंगे, और किसकी उपस्थिति में, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं। तो CCl4 की उपस्थिति में करवाएंगे तो क्या बनेगा, ओजोनाइड बनेगा। यानी यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाओगे इसकी संरचना, यहाँ से अगर हम सिंगल बॉन्ड हटा दें तो एक एक O जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा। कार्बन की संयोजकता को 4 पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर O3 थे, इसको हम किस ऐसे O3 दिया हुआ, इसका मतलब 3 O दिए हुए हैं। कितने O हैं, 3 O हैं, और यहाँ से सिंगल बॉन्ड हटा देंगे, यानी ये दोनों बॉन्ड हटा देंगे। तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे H2C, फिर जो है यहाँ पर CH2 लिख लेंगे। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर जो है एक O जो है जोड़ देंगे इससे, और एक इससे जोड़ देंगे। एक ऑक्सीजन के जो है कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कार्बन को देखोगे तो 1 और 2 इसके साथ जुड़ा, 3 संयोजकता हो गई, 1 ये, 2 इसके साथ 3 संयोजकता हो गई। अब बचे कितने, 1 O तो पूरा हो गया, 2 O बचे हैं, तो 1 O के साथ हम फिर से जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो कार्बन की संयोजकता 1 2 1 3 और 1 ये 4 हो गई पूरी। इधर भी ऐसे ही करते हैं, सेम टू सेम। तो यहाँ पर O जोड़ दिए, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑक्सीजन की संयोजकता 1 हो रही है, लेकिन कार्बन की 4 पूरी हो गई। तो बीच में हम इन दोनों को मिला देते हैं, तो ये जो बना हुआ है इसका नाम एथिलीन ट्राई ओजोनाइड है। एथिलीन ट्राई ओजोनाइड। यहाँ पर देखोगे एथिलीन, यहाँ पर जो ये दोनों जुड़े हुए हैं CH2 इनकी वजह से इसका नाम क्या है, एथिलीन है, क्योंकि यहाँ पर एथिलीन ट्राई 3 O है, ट्राई हो गया, और ये संरचना जैसी बन रही ओजोनाइड की है। IPSC में आपको यह जो है आगे सिखाया जाएगा। अब इनका जो है क्या करना है, अपचयन करवाना है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, इस पर जो है हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ पर इनका जो है क्या करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे, और किसकी उपस्थिति में, जल तथा जिंक की उपस्थिति में Zn+H2O जो है द्वारा अपचयन करवाते हैं। तो यहाँ पर बनेगा क्या, तो जिंक और इसके द्वारा अपचयन करवाएंगे। तो यहाँ पर CH2 जो था इसको हम जो है कुछ इस प्रकार लिख लेंगे। देखो इसको जो है यहाँ पर नीचे लिखकर दिखा देते हैं, इसको लिखेंगे
पहले लिख लेते हैं, इसका एक एच लिख लेते हैं पहले, और फिर जो है सी लिख लेंगे, फिर एक एच जो बचेगा वो लिख लेंगे। तो इसको हमने CH2 को कुछ इस प्रकार लिख लिया, और ये जो O जुड़ा था इसको कुछ इस प्रकार लिख लिया, यानी HCHO लिख लिया हमने, HCHO। और इसको भी ऐसे ही, इस O का तो यहाँ उपयोग हो गया, अब इसके साथ इसको भी उपयोग में ले लेंगे, इसके साथ में इसको उपयोग में ले लिया, ये और ये मिलकर कितने हो गए 2, तो हम यहाँ पर HCHO लिख लेंगे, और कितने हैं 2 लिख लिए, तो यहाँ पर एक और एक ये कितने हो गए 2 हो गए। अब यहाँ पर आप देखोगे एक O बच गया, यहाँ पर H के द्वारा आप चयन करवा रहे थे, ये तो आपका यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर कह सकते हो ये उत्प्रेरक लिया गया है Zn और H2O, तो यहाँ पर हम जो है प्लस H2O बना देंगे, H2O यानी H यहाँ पर एक था तो 2 ले लेंगे, और ऑक्सीजन का क्या कर दिया अब चयन, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ गया, तो 2SCHO बन गया और प्लस H2O बन गया। इसका नाम जो है फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका नाम क्या है एक मिनट, ये जो CHO लगा है, CHO ग्रुप जो होता है वो एल्डिहाइड समूह का होता है, H लगा हुआ है, इसको मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, यह जो है इसका नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। अब आपको यहाँ पर जो है ये जो है वैल्यू जो है नोट कर लेनी है, यह इसका जो है फार्मूला है जिसको आप जो है नोट कर लोगे, यह रिएक्शन जो है करवाई गई ओजोनीकरण की। अब हम देखेंगे अगली रिएक्शन, अगर आप इस प्रकार समझ लेते हो तो लिखने में आसानी होगी कि आप जो है बार बार इसको जो है भूल जाओगे, इसलिए आपको ट्रिक के माध्यम से बताया गया है कि यह जो है रिएक्शन में कैसे उपयोग किया गया है। अगला है हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन का एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु अन्य समूह द्वारा जो है अन्य परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, प्रतिस्थापन का मतलब होता है उसके स्थान से हटाकर दूसरा जो है जुड़ जाना। तो यहाँ पर जैसे हम मेथेन ले लेते हैं, एक तत्व है, यह एल्केन श्रेणी का प्रथम तत्व है, और इसकी क्रिया जो है क्लोरीन के साथ करवाएंगे। सूर्य के प्रकाश यानी H म्यू लिख लेंगे, H और म्यू उत्प्रेरक है, और यहाँ पर जो है सनलाइट ले लेंगे, SUNLIGHT। सनलाइट की उपस्थिति में जो है मेथेन की क्रिया अगर हम क्लोरीन के साथ करवाएंगे तो क्लोरोमेथेन बन जाएगा। यानी यहाँ पर जो है इसकी हम संरचना पहले देख लेते हैं कैसे जो है ये था, और फिर आपको जो है यहाँ पर करके जो है बताते हैं। ये जो है मेथेन की संरचना हो गई, और 2 Cl हैं, तो इनको हम कुछ इस प्रकार Cl को लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है हाइड्रोजन को हटा देंगे, और ये हाइड्रोजन जाकर एक Cl को लेकर जो है फरार हो जाएगा, और ये Cl जो है यहाँ पर जो है इसकी जगह पर आ जाएगा, जिससे ये क्या बना लेगा C, और इसके साथ में कितने H कितने हैं 3, तो ये C हो गया, H कितने हैं 3 लिख लिए, ये Cl यहाँ आकर जो है जुड़ जाएगा, तो CH3Cl बन गया। ये वाला H इस Cl के साथ जुड़ जाएगा तो HCl बन जाएगा, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं CH3Cl प्लस HCl लिख सकते हैं। तो इन दोनों को हमने जो है यहाँ पर लिख लिया। CH3Cl जो होता है इसका नाम मेथिल क्लोराइड होता है, या हम इसको जो है क्लोरोमेथेन पढ़ते हैं। इसका IPSC नेम क्या होता है, क्लोरोमेथेन जो है इसका IPSC नेम है, और यह क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो आपने यहाँ पर देखा कि हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, और उसकी जगह पर क्लोरीन जो है जुड़ जाता है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि एक तत्व को दूसरे तत्व के स्थान से हटाकर वह जो है स्वयं जुड़ जाए। मार्कोनी-काफ्का नियम, किसी योगशील अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग अशमित एल्कीन के उस कार्बन परमाणु से संयुक्त होता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। सबसे पहले अभिकर्मक का मतलब हम समझ लेते हैं। अभिकर्मक हम यहाँ पर HCl, HBr या फिर HI ऐसे जो है कुछ अभिकर्मक का हम प्रयोग करेंगे। H2SO4, HOCl ऐसे लेंगे। अशमित एल्कीन दिया हुआ है, तो एल्कीन का मतलब क्या कि हम एक डबल बॉन्ड वाला लेंगे। एक कैसा लेंगे, डबल बॉन्ड वाला लेंगे, और इसको जो है उस कार्बन की परमाणु के साथ जुड़ेगा जहाँ पर जो है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होगी। अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है
CH3 सबसे पहले, फिर CH लिखा है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पर CH2 है, प्लस इसकी क्रिया हम HCl या फिर HBr के साथ करवाएंगे और फिर हम इसको जो है लिखना है। तो यहाँ पर देखो, किसी योगशील अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग कौन सा है, यहाँ पर ये जो है अभिकर्मक है, इसका ऋणात्मक भाग हाइड्रोजन प्लस होता है, Br माइनस होता है। लिखा असम्मित एल्कीन, यानी ये असम्मित एल्कीन है, उस कार्बन परमाणु के साथ संयोग होगा। उस कार्बन परमाणु, यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 3। अब इसमें जो है कहाँ पर जुड़ेगा, ये जो है बता रहा है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम हो। न्यूनतम का मतलब कम हो। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब इसकी जगह पर जो है यह जो है Br यहाँ पर जुड़ेगा, यानी इस वाले बीच में। H तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह पर क्या जुड़ जाएगा, Br जो है जुड़ जाएगा। तो इसकी जगह पर हम कैसा लिखेंगे, CH3 लिख लेंगे, CH लिखेंगे और Br किसकी जगह पर, डबल बॉन्ड की जगह। यहाँ पर देखो यही कहा है, असम्मित एल्कीन के उस कार्बन परमाणु से संयुक्त होगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु कम हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु कम थे, तो इसकी जगह पर यहाँ पर क्या लग जाएगा, Br जो है लग जाएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे एक H था, तो H जो है यहाँ पर H2 से जुड़ जाएगा और Br जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो H यहाँ पर जुड़ेगा तो क्या होगा, CH3 जो है हो जाएगा। और इसे जो है हम कुछ इस प्रकार लिख देंगे, CH3 CH Br, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं और यहाँ पर CH3 लिख देते हैं। तो यह कुछ इस प्रकार जो है लिखा जाएगा। इसका नाम क्या है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये जो लिखा हुआ था इसका नाम प्रोपीन है। क्या नाम है, प्रोपीन। इसको हम प्रोपीन लिख लेते हैं। और इसका नाम जो है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड जो है इसका नाम है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल जो होता है इसका फार्मूला जो है C2H5OH होता है। इसकी संरचना सूत्र की अगर हम बात करें तो CH3 CH2 यानी बॉन्ड लगा देंगे और OH बनाएंगे। यह जो है इसकी जो है संरचना है और इसका यह जो है फार्मूला होता है। अगर हम एथिल अल्कोहल के आईपीएससी नेम की बात करें तो 2 कार्बन के लिए हम एथ लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है हम एथ लिख लेंगे, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं यहाँ पर तो एन लिख लेंगे। OH को हम ऑल कहते हैं तो एथेनॉल हो जाएगा। इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, एथेनॉल जो है हो जाएगा। अगर हम इसके गुण के बारे में बात करें तो इसको जो है हम कहते क्या हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। एथिल अल्कोहल को किसके नाम से जाना जाता है, स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से वे एथिल अल्कोहल को जो है जाना जाता है। इसे जो है किण्वनीकरण यानी स्टार्च युक्त पदार्थों के किण्वनीकरण से प्राप्त करते हैं, जिसलिए हम इसे ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, स्टार्च युक्त पदार्थों से जो है, और उसका क्या करते हैं, किण्वनीकरण जो है करते हैं। अब इसके अगर बनाने की विधि की बात की जाए तो सबसे प्राचीन विधि का उपयोग हम करेंगे इसको बनाने में। इसका निर्माण जो है किससे करेंगे, शर्करा एवं स्टार्च के किण्वन से किया जाता है। यह जो है स्टार्च और शर्करा के किण्वन से किया जाता है। यह जो है इसकी प्राचीन विधि है और यह एक धीमी जैविक क्रिया है। यह क्रिया जो है खमीर या विषाणु द्वारा पूर्ण होती है। यह जो है किसके द्वारा पूर्ण होती है, बैक्टीरिया के द्वारा यानी वायरस के द्वारा जो है पूर्ण होती। अगर वायरस ना हो तो यह क्रिया संपन्न नहीं होगी। पहली हमारी विधि जो होगी जिससे हम बनाएंगे, गन्ने की शर्करा के किण्वनीकरण से जो है हम बनाएंगे। और इसे जो है बनाने के लिए किन रिएक्शनों का प्रयोग करेंगे आप यहाँ पर देखोगे। सबसे पहले हम गन्ने का फार्मूला यानी सुक्रोज ले लेते हैं, जिसका फार्मूला जो होता है C12H22O11 जो है इसका फार्मूला होता है। इसमें जो है हम क्या करते हैं, सबसे पहले जल को जो है मिला देते हैं और इसकी जो है रिएक्शन करवाएंगे। इस पर जो है हम ईस्ट एक एंजाइम लेंगे, ईस्ट लेंगे यानी खमीर, और दूसरा जो है इन्वर्टेज एंजाइम लेंगे। क्या लेंगे, इन्वर्टेज। यहाँ पर इन्वर्टेज लेंगे एंजाइम
अब आप यहाँ पर देखोगे ये बनेगा क्या, सबसे पहले दो ओ जो आप एच दिख रहे हैं, यहाँ पर कितना लिखना था, C12H22 होता है, यहाँ पर H22 लिख लेंगे, O11, ये जो दो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे तो 24 हो जाएंगे, एक O इस O के साथ जुड़ जाएगा तो 12 हो जाएंगे, यानी इसको कितना बन जाएगा, C12H24 और O12 बन जाएगा। इसको हम जोड़ कर लिख दिए यहाँ पर। अब इसको जो है दो भागों में डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, C6H12O6 जो है बन जाएगा, एक और C6H12O6 जो है बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे C6H12O6 प्लस C6H12O6 जो है बन जाएगा। एक को हम ग्लूकोज कह सकते हैं और दूसरे को हम फ्रक्टोज कह सकते हैं। दोनों का फार्मूला सेम है तो हम डायरेक्टली जो है इनको ग्लूकोज और फ्रक्टोज या दोनों को ग्लूकोज जो है कह सकते हैं। तो आपने यहाँ पर समझा कि इनकी जो है रिएक्शन कैसे जो है करवाई गई। सबसे पहले दो एच थे, इसमें जोड़ दिया गया है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने के लिए जो है इसे लिखा गया है। और ओ इसमें जोड़ दिया गया, फिर आधे आधे कर दिए गए तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया। हमको सिर्फ यहाँ पर जो है ये रिएक्शन जो है लिखनी थी, कैसे लिखा गया ये आपको बताया गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से जो है ग्लूकोज ये जो दिया हुआ है C6H12O6 इसकी जो है रिएक्शन करवाएंगे। लिखेंगे C6H12O6, इसकी रिएक्शन जो है हम जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में करवाएंगे। जाइमेज और ईस्ट तो लेंगे ही, उपस्थिति में करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5OH जो है बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर निकल जाएगी। जैसे यहाँ पर कितने C हैं, 6 C दिए हुए हैं, यहाँ पर H12 हैं और O कितने हैं, 6 है, C2H5 और यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। यानी अगर हम इसकी 2 से गुणा करा दें तो 2 पंचे 10 हो जाएंगे और 10 2 कितने हो गए, 12 हाइड्रोजन। यानी ये यहाँ पर 2 से हम गुणा करवा देंगे तो ये पूरा हो गया C2H5, 2 दूनी 4 और एक यहाँ पर 5 हुआ है, एक कम है तो यहाँ पर हम कितने से गुणा करवा दें, 2 से, तो 2 कार्बन हो गए और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन। यानी यहाँ पर बैलेंस जो है हो गया और यहाँ पर जो है एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH जो है बन गया, एथिल अल्कोहल। इसका जो है IPSC नेम क्या होता है, एथेनॉल होता है। तो हम कह सकते हैं इसका नाम क्या है, ये जो है सुक्रोज है। सुक्रोज की क्रिया जल के साथ करवाने पर इन्वर्टेज व ईस्ट एंजाइम की उपस्थिति में तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है। जब हम ग्लूकोज की क्रिया जाइमेज और ईस्ट एंजाइम की उपस्थिति में करवाते हैं तो एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मुक्त होती है। तो यह जो है एथिल अल्कोहल बनाने की विधि थी। आपके सिलेबस में अल्कोहल बनाने की विधि नहीं है, केवल जो है इतना है रासायनिक गुण और भौतिक गुणों का अध्ययन तथा उपयोग है, जिसको हम जो है आगे पढ़ेंगे। आपको केवल यह विधि नहीं याद करनी है, आपको केवल इसके भौतिक व रासायनिक गुण तथा उपयोगों को याद रखना है। अगला है भौतिक गुण। तो अल्कोहल जो होता है यह कैसा होता है, रंगहीन होता है और ज्वलनशील द्रव है, यानी कि अगर इसमें आग लगाएंगे तो यह जो है जलने लगेगा। इसका स्वाद कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है और यह जो है जल में पूर्णतया क्या होता है, विलय। अगर जो पानी में अल्कोहल को डालोगे तो यह घुल जाएगा। इसे पीने पर उत्तेजना उत्पन्न होती है और ज़्यादा पीने से जो है क्या हो जाएगी, मृत्यु भी हो सकती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति जो है उदासीन होती है अल्कोहल की। इसका क्वथनांक की बात करें तो 78.1 डिग्री सेल्सियस जो है इसका क्वथनांक जो है होता है। अब इसके हम रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसका पहला है दहन। दहन क्या होता है, अगर यह जो है यानी एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल कह सकते हैं, यह वायु में जो है नीली ज्वाला के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प जो है बनाता है और अत्यधिक ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। यानी यहाँ पर अगर हम एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH की क्रिया किससे करवाएं, ऑक्सीजन से, वायु लिखा हुआ है तो किससे करवाएंगे, वायु से, यानी वायु का मतलब ऑक्सीजन के साथ अगर करवाएं तो क्या बनेगा, यहाँ नीली ज्वाला के साथ जलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा यानी CO2 बनाएगा
और जलवाष्प का मतलब क्या है कि यहाँ पर जल मुक्त करेगा और जो है प्रकाश और ऊष्मा भी मुक्त होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रकाश और प्लस ऊष्मा इस रिएक्शन में। अब इसको हम बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर देखोगे सी कितने हैं, 2 हैं, तो हम यहाँ पर कितने लिख लेंगे, 2 सी जो है लिख लेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे ओ कितने हैं, 1 ओ ये और 2 1 3 हो गए, 2 दूनी 4 1 5 हो गया ओ। तो यहाँ पर हम बैलेंस करने के लिए ओ या फिर हाइड्रोजन की संख्या को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 हैं, तो हमको हाइड्रोजन भी यहाँ पर बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 5 और 1 कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर 6 नहीं है तो 3 से आगे गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 ओ हैं, यहाँ पर 4 ओ हैं, 4 और 3 कितना हो गया, 7 ओ होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 से गुणा करवा दें, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। यानी अब समीकरण जो है बैलेंस हो गई। तो हम कह सकते हैं दहन में अगर एथिल अल्कोहल की क्रिया ऑक्सीजन के साथ यानी कि वायु की उपस्थिति में गर्म की जाए या फिर जलाया जाए तो नीली ज्वाला के साथ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प जो है मुक्त होती है और प्रकाश तथा ऊष्मा जो है उत्पन्न होगी। अगला है निर्जलीकरण क्या होता है। तो निर्जलीकरण किसी पदार्थ से जल के अणु को निकलने की क्रिया जो होती वही निर्जलीकरण कहलाता है। जैसे C2H5OH है, इससे जल निकल जाए और जो भी पदार्थ बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे जो है निर्जलीकरण कहेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले C2H5OH लेते हैं, C2H5OH लेते हैं और इसका जो है निर्जलीकरण करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में, कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। और जो है इससे टेम्परेचर लेंगे 160 से 170 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर लेंगे। तो यहाँ पर यह जो है किस में बदल जाएगा, देखो 2 C2H5 हैं, इसलिए हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे CH3CH2 और दूसरा हम OH लिख लेंगे। तो इसके द्वारा बनेगा क्या, ये OH यहाँ से एक अगर हम H निकाल दें तो यहाँ पर 2 H हो जाएंगे और O, 2 H और O मिलकर H2O बनता है। क्या बनता है, H2O लिख लेते हैं। और यहाँ पर बचेगा CH2, यहाँ पर भी CH2, तो हम CH2 लिख लेते हैं और फिर CH2 लिख लेते हैं, इसके बीच में प्लस लगा देंगे। और यहाँ पर आप देखोगे CH2 और CH2 यानी C2H4 जो होता था ये किसका होता था, एल्कीन का, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, एथीन बन गया और जल जो है बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर अगर एथिल अल्कोहल की क्रिया कंसनट्रेट H2SO4 और 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो एथीन बन जाएगा और जल जो है बाहर निकल जाएगा यहाँ पर। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, निर्जलीकरण जो है कहलाती है। यहाँ पर हमको सिर्फ इतनी रिएक्शन लिखनी है, ये सिर्फ जो है समझने के लिए था। अगला है हमारा एस्टरीकरण क्या होता है। एस्टरीकरण मतलब है कार्बोक्सिलिक अम्लों की अल्कोहल से अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर हम क्रिया किसके साथ करवा दें, अल्कोहल के साथ। कार्बोक्सिलिक का मतलब होता है कि COOH, ये बॉन्ड COOH जिसमें आएगा वही कार्बोक्सिलिक होता है। कार्बोक्सिलिक हम कोई भी ले सकते हैं, एसिटिक अम्ल जैसे है वो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है, CH3COOH। यहाँ पर देखोगे आ गया, ये एसिटिक अम्ल है। इसकी क्रिया एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH के साथ अगर करवा दी जाए तो क्या बनेगा, एस्टर जो है बन जाएगा। एस्टर का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ जो है सेम फार्मूले होते हैं। दोनों तरफ फार्मूले कैसे होते हैं, सेम होते हैं और बीच में जो है O जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर जो है C2H5 है, यहाँ पर CH3 लिखा हुआ है। और आप यहाँ पर देखोगे जैसे ये C2H5 लिखा हुआ, इतना हम जो है लिख लेते हैं C2H5, इतना सेम लिख लेंगे। और ये जो H है ये जो है यहाँ से निकलेगा और यहाँ के OH से जो है क्या करेगा, क्रिया कर लेगा। तो H ये और OH ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, H2O जो है बना लेगा। और अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम पहले ले लेते हैं C2H5O लिख लेंगे और ये वाला CO के साथ में O है, वो एक O लिख लेंगे, फिर C लिख लेंगे और इसको जो है थोड़ा सा उल्टा लिख लेंगे CH3। तो ये हमारा जो है बन जाएगा, इसका नाम है एथिल एसीटेट होता है। इसका नाम क्या होता है, एथिल एसीटेट जो है इसका नाम है। या फिर इसका जो है IPSC नेम हम कह सकते हैं कि एथिल एथेनोएट होता है और यह जो है क्या होता है, एस्टर होता है। तो इसमें जो उत्पाद बनेगा वह क्या बनेगा, एस्टर जो है उत्पाद बनता है। यह क्या है, यह जो है एस्टर है। अगला है हमारा ऑक्सीकरण क्या होता है। क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट
वह एथेनॉल को एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकरण कर देता है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट ये जो है लिया गया है उत्प्रेरक के रूप में, एथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिटिक अम्ल में। तो हम यहाँ पर एथेनॉल यानी C2H5OH लिख लेते हैं और इसको जो है क्या करते हैं KMnO4 को की उपस्थिति में जो है क्रिया करवाएंगे। और ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहाँ पर नवजात एक ऑक्सीजन ले लेते हैं तो इससे क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH बना लेंगे हम यहाँ पर। और जो है दूसरा पदार्थ क्या बन जाएगा, H2O जो है बन जाएगा। अब इसको देखते हैं कैसे बना हुआ। तो आप यहाँ पर देखोगे CH ये लिखा हुआ था, CH5OH लिखा था, C2 है, 2 C हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इस वाले C, इससे एक C को हम पहले लिख लेते हैं और इसमें से 3 H लिख लेते हैं। इसमें से कितने H, यानी कि हम कह सकते हैं इसकी संरचना क्या होती थी, CH3CH2OH होता था इसकी संरचना। तो हम यहाँ पर ये वाला CH3 पहले लिख लेते हैं और फिर इसका C लिख लेते हैं। यहाँ पर जो है हमने C लिख लिया, इसका CH3 और ये वाला C लिख दिया। और फिर हम H, इसके H2 जो ये था इसको हम क्या करेंगे, O के साथ भेज देंगे तो ये H2O बनाकर गायब हो जाएगा। और यहाँ पर जो एक O बचा OH, यानी ये OH लिख लिया गया। यहाँ पर एक O कम था इसलिए यहाँ पर हम 2 O लिख लेंगे। कितने O, 2 O लिख लेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यह जो है बन जाएगा। यानी C2H5OH का ऑक्सीकरण पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में करवाएं तो एसिटिक अम्ल और जो है जल बनता है। एथिल अल्कोहल का उपयोग क्या है, पहला है स्पिरिट बनाने में एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। दूसरा है मदिरा यानी शराब और अन्य अल्कोहली पेय बनाने में जो है हम अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। पेंट, सल्फर, गोंद, आयोडीन के विलायक के रूप में भी एथिल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, यानी एथिल अल्कोहल में घोलने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं और फिर पेंट वगैरह करते हैं। कार के रेडिएटरों में भी इसका प्रयोग करते हैं, जहाँ पर अत्यधिक ठंड पड़ती है वहाँ पर एथिल अल्कोहल का। पांचवा है औषधि बनाने में, टिंचर या फिर परफ्यूम या स्याही बनाने में भी एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अगला है क्लोरोफॉर्म, ईथर है, ईथर एसिटिक अम्ल आदि के निर्माण में भी किया जाता है। क्लोरोफॉर्म जो होता है यह निषेचक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी बेहोश करने के रूप में, और ईथर भी बनाया जाता है। एसिटिक अम्ल अभी हमने जो है बनाया ही था, तो यहाँ पर जो है इनके निर्माण में भी एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। अगला है हमारा टॉपिक एसिटिक अम्ल क्या होता है। एसिटिक अम्ल जो होता है इसको CH3COOH यह जो है इसका फार्मूला होता है एसिटिक अम्ल। इसको हम एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इसको हम एथेनोइक यानी कि 2 C हैं इसलिए हम एथ लिखेंगे। इसके लिए सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं तो एन लिखेंगे। COOH को ओइक एसिड कहते हैं तो OIC लिख लेंगे। और एसिड यानी एथेनोइक एसिड जो है इसका IPSC नेम है। यहाँ पर समूह कौन सा आ रहा है, बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक समूह का जो है प्रयोग हो रहा है। एसिटिक अम्ल इसका साधारण नाम जो होता है वह सिरका है, इसका साधारण नाम। अब इसके हम भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको बनाने की विधि, इन दोनों की विधियों का उल्लेख नहीं किया गया है NCERT पैटर्न में, क्योंकि भारत का सिलेबस जो है NCERT बेस्ड है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो है यह एक जो है रंगहीन द्रव है और इसका स्वाद कैसा होता है, यानी सिरका जो होता है इसका स्वाद जो है खट्टा होता है। जल से यह जो है भारी होता है। सिरका जो होता है जल से भारी होता है। कैसे, जैसे हम जल का अगर बात करें अणुसूत्र निकालें तो क्या होगा, इसका 18 होता है, यानी ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 हाइड्रोजन का 2 होता है तो 18 हो गया। ऐसे CH3COOH क्या निकालेंगे तो इससे जो है और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का जो है अकेले 12 होता है, हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं तो 4 हो गया, और C का फिर से हम लिखेंगे 12 हो गया, O का लिखेंगे 16 + 16, तो इतना जोड़ेंगे तो ये जो है वैसे भी इससे जो है ज़्यादा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यह जल से जो है क्या है, भारी है। इसके क्वथनांक की बात करें तो इसका क्वथनांक जो होता है 118 डिग्री सेल्सियस जो है क्वथनांक होता है। यह जल, अल्कोहल तथा ईथर दोनों में जो है विलय है। यह जो है जल हो गया, अल्कोहल हो गया और ईथर, तीनों में जो है एसिटिक अम्ल को घोला जा सकता है। यह 16.5 डिग्री सेल्सियस पर जमकर बर्फ़ के रूप में चमकदार क्रिस्टल दे देता है, जिसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल जो है कहा जाता है।
तो इस यह कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है? 16.5 डिग्री सेल्सियस पर जो है जम जाता है। आपको जो है जल का हिमांक लिखना है कि जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, यह जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, यह हम जो है देखते हैं। पहला है अम्लीय गुण, तो यह जो है जल में आयनिक होकर हाइड्रोजन आयन देता है और नीले लिटमस विलयन को जो है लाल कर देता है। यानी इसको हम अगर जल में आयनित करवाएं CH3COOH को, तो यह जो है जल में क्या होगा, आयनीकृत हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, CH3COO- और प्लस जो है H+ बनाएगा, यानी एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में जो है वियोजित हो जाएगा। अगला है एस्टरीकरण। यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल से क्रिया करके एस्टर जो है बनाता है। अभी हमने जो है इसकी रिएक्शन लिखी थी, अगर आपको याद है एथिल एसीटेट जिसमें बना था, तो उसे आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हमारी अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सीमिट अभिक्रिया। क्या होती है? यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल के साथ क्रिया करके मेथिल एमीन जो है बनाता है। तो यह अभिक्रिया जो है हम देखेंगे जिसमें मेथिल एमीन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले लेना क्या है, एथिल यानी कि सिरका लेना है CH3COOH, और इसकी क्रिया हाइड्राजोइक अम्ल का फार्मूला N3H होता है। तो हम N3H से जो है इसकी क्रिया करवा देंगे। तो यहाँ पर जो है किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में हमको क्रिया करवानी है, और बनेगा क्या, मेथिल एमीन देता है। तो मेथिल एमीन होता क्या है, इसको हम देख लेते हैं। मेथिल एमीन का फार्मूला CH3NH2 जो है इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर CH3 ये हो गया, और NH2 यहाँ पर एक H इससे ले लेते हैं और एक नाइट्रोजन इससे ले लेंगे। देखो यहाँ पर जो है सबसे पहले एक N लिख लेंगे, एक N इससे ले लिए तो यहाँ 2 N बच जाएंगे, एक H ये और एक H इससे ले लेंगे, NH2 बना लेंगे तो CH3NH2 यानी मेथिल एमीन बन जाएगा। और यहाँ पर N2 2 N बच जाएंगे तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। दूसरा यहाँ पर CO2 यानी कि CO 2 बार O, यानी इसको हम क्या कहेंगे, CO2 कहेंगे, क्योंकि 2 बार O बच जाएगा तो CO2 भी बाहर निकाल देंगे। यानी कि हम कह सकते हैं सिरका यानी एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्राजोइक अम्ल के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो मेथिल एमीन बनता है, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जो है निकलती है। अगला है बिकार्बोक्सिलीकरण। क्या होता है, सोडियम एसीटेट को हम यहाँ पर कह सकते हैं, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मेथेन गैस प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक समूह से CO2 का एक अणु निकल जाता है, तो इसे हम बिकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। बिकार्बोक्सिलीकरण का मतलब यही होता है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मेथेन प्राप्त होती है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो हमने बॉन्ड COOH समूह था उससे क्या CO2 जो है बाहर निकल जाएगी, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, बिकार्बोक्सिलीकरण। बिकार्बोक्सिलीकरण का सिंपल सा मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना बिकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। तो हम यहाँ पर जो है सोडियम एसीटेट लेंगे यानी CH3COONA, ये जो है होता है सोडियम एसीटेट होता है। अगर हम इसे जो है क्या करेंगे, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम यानी NaOH के साथ अगर हम गर्म कर दें, NaOH के साथ अगर हम गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, मेथेन जो है प्राप्त होगा। मेथेन का फार्मूला CH4 होता है, तो यहाँ से CH3 और यहाँ से एक H मिलकर CH4 बन गया। अब हमको यहाँ पर COO2 दिया हुआ था, ये वाला जो CO2 दिया हुआ था ये जो है क्या होगा, ये जो है बाहर निकलेगा। लेकिन इससे साथ में हम देख लेते हैं 2 N है, तो इसके साथ में इसको हम बना लेते हैं Na2 और एक वो ये मिला देंगे तो Na2CO3 जो है क्या होगा, बाहर जो है निकल जाएगा, यानी सोडियम कार्बोनेट। ये क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट जो है बन जाएगा। और इसको अगर हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर जो है क्या क्या, सोडियम के 2 अणु और यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस बाहर जो है निकल जाएगी। अब हमारा है एसिटिक अम्ल के उपयोग क्या होते हैं। तो पहला है सिरके के रूप में जो है एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। अगला है कागज़ उद्योग में, कागज़ के उद्योग में एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है।
एस्टर बनाने में एसीटोन, एसिटिक अम्ल के लवण बनाने में इसमें जो है एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा साबुनीकरण रिएक्शन होती क्या, साबुन क्या होता है या साबुनीकरण हम किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं साबुनीकरण होता क्या है। साबुनीकरण का मतलब है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को हम साबुन कहते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं और जो इसकी क्रिया होती है उसे हम साबुनीकरण कहते हैं। जिसको साबुन को बनाने के लिए जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण। यहाँ पर हम जो है इसकी रिएक्शन को सबसे पहले समझेंगे। ये जो सबसे पहले उच्च वसीय अम्ल, तो इनका फार्मूला जो होता है वो जो है जटिल होता है। हम सबसे पहले एक जो है वसा यानी तेल ले लेते हैं, ट्राई स्टीएरिन ले लेते हैं। इसका फार्मूला आप देखोगे तो थोड़ा सा जटिल होगा, रटने में थोड़ा सा समस्या हो सकती है और इसको बनाना जो है बहुत ही आसान होगा। हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। जैसे दिया हुआ है इसका फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे CH2O लिखेंगे और फिर CO लिखेंगे, फिर लिखेंगे C17H35। ये जो है हमको फार्मूला लिखना है। H कितना है, 35। अब आपको याद रखना है कि केवल यहाँ से H हम जो है क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे और सेम लिख देंगे CHO CO C17H35। हम बिल्कुल ऐसे ही लिख लेंगे। अब हमको फिर से यही वाली पूरी सेम टू सेम कॉपी कर देना है। CH2 लिखेंगे, O लिखेंगे, CO लिखेंगे और C17H35। अब हमने इतना जो है लिख लिया। ये दोनों ऊपर वाले सेम हैं और बीच में H की जगह पर केवल जो है H लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। और फिर क्या कहा, सोडियम अथवा पोटेशियम लवण, तो इसकी क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु लेंगे, तीनों अब NaOH, NaOH और NaOH, सबके साथ में हम जो है क्या लेंगे, NaOH। अब इसकी जो है हम रिएक्शन जो है करवा रहे हैं। ये जो है रिएक्शन का नाम साबुनीकरण है। ठीक, अब यहाँ पर जो है आपको समझना है कि क्या रिएक्शन जो है होगी, कौन किसके साथ में जुड़ेगा। तो यहाँ पर जो CH2 दिया हुआ है आप देखोगे, ये CH2 हो गया, ये यहाँ पर CH हो गया छोटा सा, ये CH2 हो गया। CH2 लेंगे, इसका जो है CH2, ये जो है जाकर किसके साथ जुड़ जाएंगे, OH के साथ में जुड़ जाएंगे। किसके साथ में जुड़ेंगे, OH के साथ में, OH के साथ में जुड़ेंगे। तो इसको हम जोड़ेंगे, देखो CH2 लिखेंगे। आपको ट्रिक याद रखना है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करना है। और इसमें बाण लगाएंगे, फिर CH लिखेंगे और इसके साथ में OH लिखेंगे। यहाँ पर CH था इसलिए CH, इसके साथ में OH। फिर हम क्या करेंगे, फिर से CH2 लिखेंगे और फिर हम OH लिख देंगे। आपको ऐसे जो है यह रिएक्शन याद रहेगी। और फिर हम जो है इसके बीच में प्लस लगाएंगे और हम लिखेंगे, देखो C17H35, C17H35, C17H35 3 बार है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे C17H35। ये 3 बार है, इसको हमने लिख लिया इतनी बार। अब यहाँ पर देखोगे COO, यहाँ पर भी COO, यानी कि हम इसको जो है अगर देखें तो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है COO, तीनों में है। ये वाला हम देखते हैं, ये वाला देखते हैं, तीनों में है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर COO लिख लेते हैं। अब समझो 3 बार C17H35, 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 CO 3 बार है ये भी, तो हम इसके आगे 3 लिख लेते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर आप देखोगे कि Na भी 3 बार है, Na कितनी बार है, 3 बार है, तो हम यहाँ पर सब कुछ 3 बार है, इसलिए आगे हमने Na 3 लिख दिया है। देखो C17H35 3 बार है, COO 3 बार है और Na भी 3 बार है, इसलिए आगे 3 लिख दिया और यह जो है रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पर हमने ये जो लिया था इसका नाम क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर फैड लिया था, फैड का नाम है ट्राई स्टीयरिन। इसका नाम क्या है, ट्राई स्टी लिख लेते हैं और एरीन इसका जो है नाम है। ये क्या है, एक वसा है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा है, इसको हम नाम लिख लेते हैं कास्टिक सोडा है। जब हमने इसकी क्रिया करवाई तो यहाँ पर ये क्या बना, ग्लिसरॉल जो है बना। क्या बना, ग्लिसरॉल बना। और यहाँ पर जो है ये सोडियम स्टीयरेट जो है बना। यह जो है यहाँ पर निर्माण हुआ इसका।
तो यह जो है साबुनीकरण की रिएक्शन थी। कुछ आसान शब्दों में हमने सीखा। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे या बैक करके देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर साबुनीकरण के बारे में लिखने को कहता तो आप डायरेक्टली यह विधि जो है लिख सकते हो। बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटी विधि है। अब हम इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसके बाद है साबुन की संरचना क्या होती है। तो हम कह सकते हैं साबुन एक जो है आयनिक यौगिक है। अगर हम साबुन एक आयनिक यौगिक है, इसका अगर हम विखंडन करवाएं तो क्या होगा, RCOO- और Na+ में जो है विखंडित हो जाएगा। R यहाँ पर क्या है, अभी हमने लिया था C17H35। ये जो है क्या है, ये जो है R की वैल्यू है। और COO और Na ये जो है लिखा हुआ है सोडियम स्टीयरेट। ये जो है अगर हम यहाँ जोड़ दें तो ये हो जाएगा सोडियम स्टीयरेट। इसका अगर हम आयनन करवाएं तो आयनन होगा COO- और Na+ में। इसको भी साथ में लिखना होगा, जैसे इस प्रकार C17H35 COO- और यहाँ पर जो है Na लिखेंगे, ये प्लस में, ये इसका आयनीकरण होता है। यहाँ पर जो R दिया है ये क्या है, एक एल्किल समूह है। ये एल्किल समूह यानी C17H35 है, जिसमें लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। यहाँ पर देखोगे बहुत लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, क्योंकि C17H35 बहुत ज़्यादा तत्व दिए हुए हैं। इस साबुन की, इसे जो है हम क्या कहते हैं, साबुन की जो है पूंछ कहते हैं। ये आपको जो इस टाइप से संरचना जो दिखाई गई है, यही जो है साबुन की क्या है, पूंछ है। इसको हम क्या लिख लेते हैं, पूंछ है। और इसे जो है एल्किल समूह यानी R जो है कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो है कहते हैं। और यह जो है क्या होती है, साबुन की पूंछ होती है। यह जो है अध्रुवीय तथा जल विरोधी होता है, यानी इसको हम अध्रुवीय भी कहते हैं। और जल विरोधी का मतलब है कि जल में घुलनशील नहीं है, यानी जल में क्या है, अघुलनशील। इसे अगर हम जल में घोलेंगे तो ये जल में नहीं घुलेगा। तथा तेल एवं ग्रीस में जो है घुलनशील होता है। इसे अगर हम तेल या ग्रीस में घोलेंगे तो ये पूंछ जो दी हुई है आपको, ये जो है उसमें घुल जाएगी। ये जो है उसमें क्या होगी, घुल जाएगी। यह जो है लंबी हाइड्रोजन क्या है, श्रृंखला है। इसके बाद है साबुन का आयनिक भाग जो होता है COO- यानी ये वाला जो भाग आपको दिखाया गया है, ये क्या है, COO- जो होता है यह ध्रुवीय होता है और जल स्नेही होता है। यानी इसका ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, माइनस है। ये क्या है, ये जो है माइनस वाला भाग है। अब एक चीज़ यहाँ पर ये समझ लीजिए, जो इतना लिखा गया है ये वाला, ये वाला है C17H35, जिसको हम पूंछ कहते हैं। C17H35 ये हाइड्रोकार्बन है और ये इसकी क्या है, ये जो है पूंछ है। COO- ये जो है गोल वाली जो संरचना दिखाई दे रही, ये जो है क्या है, COO- है। इसके साथ में Na जो है लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो COO- है यह कैसा होता है, ध्रुवीय होता है और जल स्नेही होता है। जबकि यह जो पूंछ होती है R, यानी ये क्या होता है, ये जो है अध्रुवीय होता है और जल विरोधी होता है, यानी जल में विलय नहीं होता है। इसे जो है, इसे साबुन का जो है सिर कहा जाता है, यानी हेड कहा जाता है। ये जो है, ये गोल वाली संरचना जो आपको दिखाई गई है, इसे हम क्या कहते हैं, साबुन का सिर या फिर इसे हेड कहते हैं। और यह जो है जल में घुलनशील है, जल में यह जो है घुल जाता है। और तेल एवं ग्रीस में जो है अघुलनशील होता है। इसे तेल और ग्रीस में जो है नहीं घोला जा सकता। इसे जो है तेल और ग्रीस में नहीं घुल सकती, बल्कि ये जो संरचना दी है पूंछ, ये जो है तेल और ग्रीस में जो है घुलनशील होती है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि जो भी यहाँ पर वैल्यू दे रखा था उसके बारे में, कि इसमें सर कौन सा है, पूंछ कौन सा है, ये हमने समझा। और आयनिक कौन सा है ये हमने जाना। तो यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये पूंछ है। और ये क्या होती है, ये एल्किल समूह है, यानी इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जबकि ये जो होता है ये माइनस वाला भाग होता है, इसे हम सिर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सिर कहते हैं। और यह किसमें घुलता है, जल में जो है घुलनशील है। और यह किसमें घुलनशील है, यह ग्रीस हो गया और तेल हो गया, इसमें जो है घुलनशील है। जबकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी ये जो है क्या होता है, अध्रुवीय होता है और ये क्या होता है, ध्रुवीय होता है। अब हम जो है इसके आगे जानते हैं साबुन के कार्य क्या होते हैं, उसके बारे में समझते हैं। अगला है साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या होती है।
जब साबुन को जल में घोलते हैं तो उसका सिर जो है जल में डूबा रहता है। उसका सिर यानी कि अभी जो हमने एक संरचना इस टाइप से बनाई थी तो उसमें जो है गोल वाला जो भाग था उसको हमने क्या कहा था, सिर कहा था। तो सिर जो है किसमें, अभी हमने कहा था सिर जो होता है जल में विलेय होता है, जल में घुल जाता है, यानी ये जो सिर बना है ये जल में घुल जाता है। तो यह जो है जल में डूबा रहता है और पूंछ जो होती है ये वाली जो है जल से बाहर रहती है, क्योंकि यह जल में घुलती नहीं है। इसी संरचना को हम क्या कहते हैं, मिसेल संरचना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मिसेल संरचना। यानी कि ये वाली आप देखोगे ये जो संरचना बनी है इसे हम क्या कहते हैं, मिसेल संरचना जो है कहते हैं। यहाँ पर देखोगे आप मिसेल बन रहा है, यानी ये क्या है, ये जो है पूंछ है और ये ऊपर वाला क्या है, सर है जो पानी में घुला हुआ है। ये जो है नहीं घुला, ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है, ये तेल और ग्रीस में घुलती है। तो ये संरचना क्या कहलाती है, मिसेल संरचना। अब जब साबुन को जल में घोला जाता है, यानी कि इस साबुन जैसे हम लेते हैं उसको जल में घोलते हैं तो यह मिसेल बनाती है। और गंदे कपड़े से धूल तेल तथा ग्रीस को हटाने के लिए गंदे कपड़े को साबुन के घोल में डुबोया जाता है। यानी गंदे कपड़े से धूल और तेल को हटाने के लिए क्या करते हैं, उसको साबुन में जो है साबुन के घोल में डुबा देते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि साबुन को जो है जल में घोला जाता है तो क्या बनाता है, मिसेल बना लेता है। और गंदे कपड़े से हमें क्या हटाना है, धूल तेल और ग्रीस हटाने के लिए जब उसमें जो है गंदे कपड़े को साबुन में डुबाया जाता है तो क्या होता है, साबुन का हाइड्रोकार्बन भाग तेल व ग्रीस में घुल जाता है। यानी ये आप यहाँ पर देखोगे ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पर बीच में तेल है या फिर हम कह सकते हैं ग्रीस या कुछ भी। तो इसका हाइड्रोकार्बन वाला भाग जो होता है इसे तेल को जो है क्या करता है, घोल देता है। तेल को क्या करेगा, घोल देगा। हाइड्रोकार्बन भाग जो है भाग में तेल और ग्रीस जो है क्या है, घुल जाता है। और फिर आयनिक भाग जो होता है जल में घुलनशील होता है। आयनिक भाग कहाँ घुलनशील होता है, जल में। यानी उसके ऊपर वाला जो भाग था सिर वाला वो किस में घुलनशील है, जल में। यह जो है जल में घुलनशील है। और यहाँ से आयनिक यौगिक यानी जल के जो हैं ये जो है इसके मैल को जो है खींचते रहते हैं जल में। और जब मैल को खींच लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि जल में जो है मैल जो है नीचे जो है तली में बैठ जाता है। यहाँ पर मैल हटाने से इसका प्रभाव क्या है, तो यहाँ पर ये जो है क्या है, ये जो है तेल है। तो और ये जो हाइड्रोकार्बन वाली श्रृंखला है तेल में जो है तेल को क्या कर लेती है, मिक्स कर लेती है, यानी अपने अंदर घोल लेती है। और घोलने के बाद जो बाहर वाला सर है वो पानी में घुल जाता है। तो वो जो है मैल को खींचता रहता है और खींचने के पश्चात तली में जो है नीचे बिठा देता है। तो यहाँ पर मिसेल के हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, श्रृंखलाओं वाले भाग गंदे कपड़े की सतह पर उपस्थित धूल व तेल ग्रीस के कणों के साथ जुड़ जाते हैं और उन्हें जो है अपने बीच में फंसा लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि उनको क्या किए हैं, बीच में जो है ये वाला जो भाग था ऐसे जो है कुछ संरचना बनी हुई थी, ये सर था और ऐसे जो है संरचना और ऐसे ही जो है संरचना बनी हुई थी। ये जो है क्या करते हैं, ये बीच में जो है इसको फंसा लिए, मैल को यानी तेल को जो है फंसा लिए। फिर और यह जल के अणुओं की ओर आकर्षित होते रहते। ये जो बाहर की तरफ जल के अणु थे इनकी तरफ ये जो है आकर्षित होते रहते हैं, मैल के अणु ये आकर्षित होते रहते हैं, जिससे हाइड्रोकार्बन वाले सिरों में फंसे धूल तथा चिकनाई के सारे कण कपड़े की सतह से खींचकर, यानी यहाँ से खींचकर जो है कहाँ आ जाते हैं, यहाँ से खींचकर जल में आ जाते हैं। यानी कि ये जो बाहर है ये जो जल के यानी कि अणु ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर आ जाते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं और ये सब जल में जो है क्या होते हैं, धीरे धीरे मिल जाते हैं और नीचे जो है बैठ जाते हैं, जिसके कारण गंदा कपड़ा जो होता है वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो यह जो है साबुन की सफाई प्रक्रिया थी। अगर मिसेल की संरचना की बात करेगा तो आपको वही जो है हेड और सिर के बारे में लिखना है और मिसेल जो है कार्य कैसे करता है, मिसेल की जो पीछे वाली संरचना को क्या कहते हैं, आगे वाली संरचना को क्या कहते हैं और वह किसमें विलय होता है तथा वह कैसा होता है, यह सब जो है लिखना होगा। तो यहाँ पर जो है यह साबुन की प्रक्रिया थी सफाई की। अब हम देखते हैं इसके उपयोग क्या होते हैं इसके बारे में या फिर गुण क्या होते हैं। तो अच्छे साबुन की जो विशेषताएं होती हैं, साबुन की विशेषताएं क्या होती हैं, साबुन में जो है क्षार नहीं होना चाहिए। अगर क्षार नहीं होगा तभी वह साबुन जो है अच्छा माना जाएगा, वरना जो है वह जो है त्वचा को भी जला सकता है या काट सकता है। साबुन जो है कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए
अगर अच्छी साबुन है यानी तो वह कैसा होगा, चिकना होगा। इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए जिससे बैक्टीरिया को मार सके। साबुन को मृदु जल के साथ अधिक झाग जो है देता है, साबुन जो है मृदु जल के साथ अधिक झाग देता है। और साबुन अल्कोहल में पूर्ण जो है विलेय होता है या फिर विलेय होना चाहिए। और इसमें 10% से अधिक नमी जो है नहीं होनी चाहिए। 10% से अधिक नमी है तो वह जो है अच्छे साबुन की विशेषता नहीं है। यह अध्याय कार्बन तथा इसके यौगिक, इससे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपको इसके अगले वाले वीडियो में आईपीएससी तथा इसके बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे